हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लॉन हंटर की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था रैन ज़ाओ बाई से कहता है तुम किसी सेफ जगह पर चली जाओ क्योंकि मैं सिर्फ एक ही गो में इसको मारने वाला हूं। और वो उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है जबकि बॉस मॉन्स्टर भी उसके सामने खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हैं। बॉस मॉन्स्टर पहले अपना मूव चलता है और वो अपने पाँव को ऊपर उठाते हुए रैन को अपने पाँव के नीचे देने की कोशिश करता है, लेकिन रैन जल्दी से ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। रैन के हाथ में क्योंकि अब 2 डैगर्स हैं, वो असैसिन टाइप का हंटर बन चुका है और वो दोनों डैगर्स के साथ उसके चेहरे की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। रैन अपने दोनों डैगर्स को इस्तेमाल करते हुए उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए एक शील्ड बना लेता है। लेकिन रैन उसी के हाथ को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ऊपर की तरफ एक और पुश देता है, यानी डबल जंप करता है और फिर उसके सर पर अटैक करता है। रैन बड़े ही जबरदस्त स्टाइल के साथ ऊपर से अपने दोनों डैगर्स के साथ उसके सर में अपने डैगर्स को दंसा देता है। जैसे ही रैन के डैगर्स उसके सर में दंस जाते हैं उसी वक्त वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही रैन के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने तो बॉस को मार दिया है और साथ ही तुम्हें एक स्पेशल मूव भी मिला है जिसको प्रिसाइज अटैक कहते हैं। इससे तुम्हारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये स्पेशल अटैक ऐसे मॉन्स्टर्स के ऊपर भी काम करेगा जिनके पास बॉडी आर्मर्स होते हैं। ज़ाओ बाई ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इस लड़के ने तो बॉस को अकेले ही हरा दिया। ज़ाओ बाई भी काफी ज्यादा जख्मी होती है क्योंकि उसके घुटने से ब्लड बह रहा होता है। वो नीचे बैठी होती है और कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास 2 क्लासेस हैं, यानी ये एक हीलर भी है और साथ ही एक असैसिन भी है और इसका रैंक गोल्ड रैंक के बराबर में है। साथ ही ज़ाओ भी कहती है मैंने इसको अभी तक कोई भी हीलिंग एबिलिटी यूज करते हुए नहीं देखा, क्या ये वाकई में एक हीलर है या फिर एक असैसिन है। रैन को बॉस मॉन्स्टर को मारने पर एक अवेकनिंग स्टोन मिलता है। रैन कहता है जैसा कि हमने कहा था डंजन के अंदर से जितने भी अवेकनिंग स्टोन्स मिलेंगे वो सारे मेरे होंगे और बाकी का जो कुछ भी होगा वो तुम्हारा होगा। अब इस स्टोन को मैं अपने लिए रखने वाला हूँ। साथ ही रैन उसके घुटने की तरफ देखता है तो उसके घुटने से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। रैन कहता है मुझे भी एक और काम करना है। वो उसके पास आकर बैठ जाता है और अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज करते हुए उसके घुटने को हील कर देता है। रैन कहता है अब ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगी। ज़ाओ भी शर्माते हुए उससे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रैन उसे कहता है अभी मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, अभी एक और काम है जो मुझे करना है और साथ ही वो अपना डैगर निकाल लेता है। रैन अपने डैगर को उसकी गर्दन के सामने करते हुए कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप मुझे बता दो जो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। ज़ाओ भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है, जबकि उसका डार्की भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रैन ज़ाओ भी से कहता है मैंने इस बारे में सुना था कि हमारे समन क्रीचर हमारे बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, जैसे कि तुम्हारा ये डार्की है, ये तुम्हारे लिए खड़ा होने को तैयार है, ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा पार्टनर है, लेकिन अपने डार्की से कहो कि वहीं पर रहे और शांत रहे वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा और तुम्हारे इस छोटे बिल्ले को भी, क्योंकि तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि अगर तुम्हारा ये छोटा काला बिल्ला मेरे ऊपर अटैक करेगा तो इसका क्या होने वाला है। ज़ाओ से कहती है हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। फिर वो डार्की से कहती है डार्की यहाँ पर मत आना, हम दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। रैन साथ ही अपने डैगर को वापस रख लेता है और कहता है चलो शुक्र है तुमने आसानी से मेरी बात मान ली, चलो फिर ठीक है अब मेरे सवालों के जवाब दो। रैन उसे कहता है हम दोनों पहले कभी नहीं मिले, तुमने सिर्फ उस दिन मेरी लाइव वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसके अलावा तुमने मुझे कभी नहीं देखा। तुम भी शायद जानती होगी कि मैं एक बहुत ही कमजोर सा हीलर हूँ। फिर तुम्हारा यहाँ पर एक डेंजरस डंजन के अंदर मेरे साथ अकेले आने का मकसद क्या है। ज़ाओ भी उसे कहती है तुम्हारे साथ आने का मेरा मकसद बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं गिल्ड की मेंबर हूँ जिसका नाम क्लोवर गिल्ड है। मैं यहाँ पर तुम्हें जज करने के लिए आई हूँ कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन है और तुम किस काबिल हो, ताकि मैं तुम्हें इन्वाइट कर सकूँ हमारे क्लोवर गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। और मैंने तुम्हें देख लिया है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। रैन उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे उस क्लोवर गिल्ड को ज्वाइन करूंगा, तुम्हारा क्लोवर गिल्ड तो सिर्फ लोगों की वीडियोस बनाता है, वो तो बिल्कुल एक बकवास गिल्ड है। ज़ाओ भी उसे कहती है ऐसी बात नहीं है, हमारा गिल्ड सिर्फ एंटरटेनमेंट गिल्ड नहीं है, हम लोग सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, पहले हम लोग भी डंजन्स के अंदर जाया करते थे, वीडियोस तो हम लोग सिर्फ गुजारा करने के लिए बना रहे हैं। ज़ाओ भी उसे कहती है अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो हमारे गिल्ड 2 साल पहले बर्बाद हो गया था। 2 साल पहले सीज कैंपेन स्टार्ट हुई थी, इसमें हमारे क्लोवर गिल्ड ने हिस्सा लिया था। 2 साल पहले तक हमारा गिल्ड इस पूरे शहर का सबसे बेस्ट गिल्ड हुआ करता था, हांगडू गिल्ड से भी ज्यादा बड़ा गिल्ड। हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स थे, जहाँ तक कि हमारे पास अल्फा टियर लेवल के भी मेंबर्स थे। अल्फा टियर को आप लोग एस रैंक का हंटर भी कह सकते हैं। लेकिन 2 साल पहले जब सेज मूड स्टार्ट हुआ था तो एक डंजन में से एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर बाहर निकला। उस पावरफुल मॉन्स्टर को हराना हमारे क्लोवर गिल्ड की जिम्मेदारी थी। हमारे क्लोवर गिल्ड ने उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छे से फाइट की। वो एक बड़ा सा प्लांट मॉन्स्टर था जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स थे और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि हमारे बहुत सारे हंटर्स एक इंस्टेंट में उसके हाथों से मारे गए। हमारे गिल्ड के जितने भी वीक हंटर्स थे वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाए थे, बहुत सारे हंटर्स उसके हाथों से मारे गए। हमारे कुछ नॉर्मल हंटर्स, इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे एलीट हंटर्स भी थे जो कि उस बॉस मॉन्स्टर के हाथों मारे गए। यहाँ पर अल्फा टियर का लफ्ज यूज किया गया है। मैं अल्फा टियर को एस रैंक का हंटर कहूंगा क्योंकि आप लोगों को एस रैंक के हंटर के बारे में पहले से पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर एस रैंक का हंटर होता है। ज़ाओ भी रैन को बताती है उस वक्त हमारे गिल्ड की लीडर एक एस रैंक की हंटर थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जब उसने देखा कि हमारे बहुत सारे एलीट हंटर्स मारे गए हैं तो वो आगे बढ़ी और उसने इस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट की। बहुत सारी फाइट करने के बाद उसने इस बॉस मॉन्स्टर को मार दिया। हालांकि हमारी उस लीडर ने उस बॉस मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन बॉस को मारने के दौरान हमारी गिल्ड लीडर भी मारी गई। 2 साल पहले उस इंसिडेंट में बहुत सारे हमारे हंटर्स मारे गए थे, सिर्फ एक एलीट रैंक की मेंबर बची थी। अब वही हमारे गिल्ड की लीडर है। अब चूंकि हमारे गिल्ड का लीडर सिर्फ एक एलीट रैंक का है और हमारे पास इससे ज्यादा कोई और हंटर नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 से 3 हंटर्स हैं। इसी वजह से हमारे गिल्ड की रेपुटेशन बहुत ज्यादा कम होगी। हंटर एसोसिएशन ने हम लोगों पर ध्यान देना छोड़ दिया, इसकी वजह से सब लोग हमारे बारे में भूल चुके हैं। ज़ाओ भी उसे कहती है बस हम लोग अपने गिल्ड को बचाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पिछले लीडर ने अपने गिल्ड को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। हमारे जो नए लीडर हैं वो चाहती है कि हम अपने गिल्ड को इसी तरह बचाए रखें, इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया कि हम लोग वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं जिससे हम लोग अपने
गिल्ड को बहाल रख सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं। इसी वजह से हमारे गिल्ड की रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। ज़ॉम्बी उसे कहती है, अपने लीडर को देखकर मुझे भी ये बात महसूस होती है कि हमारी लीडर कभी भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, यानी कि ये एंटरटेनमेंट का काम वो नहीं करना चाहती। पिछले 2 साल से वो सिर्फ एक हंटर को ढूंढ रही है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल हो कि जिसके अंदर एस रैंक का हंटर बनने की स्ट्रेंथ हो, वो हमारे गिल्ड को दोबारा से रिवाइव कर सकता है। रैन उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक एस रैंक का हंटर बनने के काबिल हूँ? तुम्हें पता है कि एस रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर उन सबको मॉन्स्टर भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि हमारे इस पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट सी में सिर्फ 9 ऐसे एस रैंक के हंटर्स हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं। ज़ॉम्बी उसे कहती है, हाँ मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है, किसी एस रैंक के हंटर को ढूंढना घास के अंदर गिरी हुई सुई को ढूंढने के बराबर है। लेकिन फिर भी हमारे लीडर की यही कोशिश है कि हमें कोई एस रैंक का हंटर मिल जाए जिसकी वजह से हमारे गिल्ड को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। हमारी गिल्ड लीडर ने उस दिन डेथ मैच की सारी वीडियो देखी थी। उन्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तुम एक एस रैंक के हंटर बन सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए आई हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे क्लोवर गिल्ड के लीडर बन सकते हो। मैंने इस डंजन के अंदर तुम्हारी एबिलिटीज को देख लिया है। तुम अभी एक ब्रॉन्ज रैंक के हंटर हो, लेकिन फिर भी तुमने एक बॉस को अकेले मार दिया है। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम एक एस रैंक के हंटर नहीं भी बनते तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम एक किंग क्लास के हंटर बन सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें इन्वाइट करना चाहती हूँ। तो क्या तुम हमारे क्लोवर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? रैन अपने पास एक और छोटा क्रिस्टल निकालता और कहता है, ये अबिस का टिकट मुझे यहाँ डंजन के अंदर से मिला था, तुम इसे अपने पास रख सकती हो। और साथ ही रैन उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, फ्यूचर में मेरे पीछे कभी मत आना, मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकता। साथ ही रैन उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम और तुम्हारी बॉस मेरे बारे में बहुत कुछ सोचती हो। तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई एक एस रैंक का हंटर नहीं हूँ। और साथ ही उसे अपनी पास की मेमोरीज याद आती हैं, जहाँ पर उसका पूरा का पूरा ग्रुप यानी आरवी और उसके सारे के सारे दोस्त हिडन बॉस क्या तो मारे गए थे। रैन उसे कहता है, मैं तो बस एक ऐसा इंसान हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बदकिस्मत है और जहाँ भी जाता है वहाँ पर लोग मारे जाते हैं। ज़ॉम्बी उसे कहती है, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करती, तुम इतनी जल्दी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकती हो? कुछ हफ्ते पहले तक तुम्हें लोग वीक हंटर कहा करते थे और ना ही तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहते थे, लेकिन अब तुम इतनी ज्यादा फेमस हो चुके हो कि सभी लोग जानते हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। रैन उसे कहता है, मेरे हाथ में कुछ ऐसा लगा है जो मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन रैन के घर का होता है। रात के वक्त रैन अपने घर में अपने सोफा पर लेटा होता है। रैन कहता है, मुझे पूरे 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए मैं इसी तरह की ट्रोल डंजन के अंदर जा रहा हूँ और जाकर मॉन्स्टर्स को मार रहा हूँ ताकि मुझे वहाँ से सोल स्टोन्स मिल सके। जितनी बार डंजन में जाकर बॉस मॉन्स्टर को मारता हूँ उतनी बार मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन मैं उस लड़की ज़ॉम्बी के साथ उस ट्रोल माइन के अंदर गया था और उस बॉस को मारा था, उस दिन मेरा लेवल एक पॉइंट के साथ बढ़ा था, लेकिन उसके बाद मैं जितने भी बॉसेस को मारा है मेरा लेवल नहीं आ पा रहा। रैन कहता है, मुझे लगता है कि शायद जब मेरा एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है, यानी मेरी स्ट्रेंथ और बाकी के स्टैट्स बढ़ रहे हैं, तो मेरा लेवल अप होना स्लो हो गया है, क्योंकि बाकी के स्टैट्स के हिसाब से लेवल अप होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। यहीं पर रैन के पॉइंट्स के बारे में दिखाया जाता है। रैन के पास 1 लाख पॉइंट्स हैं। रैन कहता है, चलो शुक्र है मैंने बहुत सारे पॉइंट्स तो हासिल कर लिए हैं। रैन कहता है, फ्यूचर में मुझे और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जितने पॉइंट्स मेरे पास हैं इनसे तो लगता है कि मैं गोल्ड रैंक का हंटर बन चुका हूँ। अगले कुछ दिनों तक मैं यहीं पर रेस्ट करूंगा और सोचूंगा कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, क्या मुझे अपने रैंक को रीवैल्यूएट करवाना चाहिए या नहीं। रैन ने अपने उस अवेकनिंग स्टोन को भी वहीं पर रखा होता है। रैन कहता है, पता नहीं इस अवेकनिंग स्टोन को डिस्ट्रॉय करने पर मुझे कौन सी इनेट एबिलिटी मिलने वाली है। रैन उसी क्रिस्टल के सामने बैठा होता है और कहता है, नॉर्मली जब हमें कोई एबिलिटी मिलती है यानी इनेट एबिलिटी मिलती है तो हमारी क्लास के रिलेटेड होती है, लेकिन अब तो मुझे खुद भी श्योर नहीं कि मेरी क्लास क्या है। पता नहीं मुझे हीलर क्लास के मुताबिक मिलेगी या फिर मुझे असैसिन टाइप की मिलेगी। रैन कहता है, चलो इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और साथ ही वो उस क्रिस्टल को उठाता है और अपने हाथ में पकड़कर कहता है, चलो फिर ट्राई करके देख ही लेते हैं। रैन उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ता है और साथ ही मुट्ठी को बंद करते हुए उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और उस क्रिस्टल से जो एनर्जी निकलती है वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी मदद से उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी इनेट एबिलिटी है वो एक्टिवेट हो जाती है। रैन के रूम से एक जबरदस्त रोशनी निकलती है। थोड़ी देर के बाद रैन अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है, ये तो सीफन हीलिंग है। रैन की इनेट एबिलिटी जो कि सबसे ज्यादा स्पेशल एबिलिटी मानी जाती है उसका नाम सीफन हीलिंग है, यानी कि वो किसी वक्त भी अपनी बॉडी को हील कर सकता है। लेकिन रैन की एबिलिटी कोई खास नहीं है, क्योंकि 15 माना पॉइंट्स को जाया करने पर वो हर सेकंड के साथ 1% अपनी हेल्थ को इंक्रीज कर सकता है। रैन कहता है, मुझे तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि मेरी हीलिंग पावर्स इतनी ज्यादा बकवास है कि मुझे इतनी बुरी हीलिंग एबिलिटी मिली है, जबकि बाकी सभी के लिए इनेट एबिलिटी बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। दरवाजे पर बेल बजती है। रैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अब तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है, इस वक्त मेरे घर कौन आया होगा। फिर रैन दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं, क्या तुम्हारा नाम मिस्टर रैन है? रैन उसे कहता है, हाँ मेरा नाम रैन है, तुम कौन हो? सामने वाला बंदा उसे कहता है, मैं हंटर एसोसिएशन में काम करता हूँ, ये मेरा कार्ड है। वो उसे अपना कार्ड दिखाता है। वो वाकई में हंटर एसोसिएशन से आया होता है। वो ऑफिसर उसे कहता है, तुम एक हंटर हो और हम लोग हंटर इन्वेस्टिगेशन टीम से आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो, जो भी हम तुमसे पूछेंगे उसका सही से जवाब देना। और साथ ही वो लोकल पुलिस की तरह उसके घर के अंदर घुस आते हैं। रैन उसे कहता है, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ रही है, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, लेकिन आधी रात के वक्त यहाँ पर हंटर एसोसिएशन वालों का क्या काम है? और वैसे भी अगर तुम्हें बात करनी है तो दरवाजे से बाहर रहकर बात करो, अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? वो ऑफिसर उसे कहता है, अब हमारे सामने इस तरह का नाटक करना बंद करो। हमें पता है कि कुछ दिन पहले तुम एक लड़की के साथ एक डंजन के अंदर गए थे और तुम दोनों ने अकेले ही उस डंजन को क्लियर किया है। रैन उसे कहता है, जब तुम्हें सब कुछ पता है कि मैं उस डंजन के अंदर एक लड़की के साथ अकेले गया था, तो फिर यहाँ पर तुम पूछने के लिए क्या आए हो? तुम्हें तो वैसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। रैन साथ ही उसे अपनी इनेट एबिलिटी को एक्टिवेट करके दिखाता है और कहता है, और अगर मुझे वहाँ से कोई सोल स्टोन मिला है तो उससे मेरी इनेट एबिलिटी
एबिलिटी जागी है। तुम लोग मेरी नेट एबिलिटी को देख सकते हो, ये बहुत ही बकवास है। मैं कोई ऐसा महान हंटर नहीं बना जो तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर चले आए हो। मैं तो अभी भी वही कचरा हीलर हूँ जिसके साथ कोई भी टीम अप नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उस लड़की के साथ अकेला डंजन में गया था। वो ऑफिसर उसे कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना पड़ेगी। उसी वक्त एक लड़की अंदर आती है जो कि उसकी चीफ होती है। वो आती उस ऑफिसर से कहती है, मिस्टर लियू, तुम्हें इस छोटे लड़के के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। ये लड़का आराम से हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, तो फिर इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है। रैन उस ऑफिसर से कहता है, अब ये लड़की कौन है। वो लड़की उसे कहती है, मिस्टर सॉन्ग रैन, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। हमें पता है कि तुम पहले कितना बड़ा कचरा हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से तुम काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। उस ऑफिसर लड़की का नाम जाओ जिंग होता है और वो इन्वेस्टिगेशन टीम की चीफ है। वो रैन से कहती है, लगता नहीं कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हो, ऐसा करने से तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। रैन उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, अंदर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। फिर वो सारे लोग जाकर बैठ जाते हैं। रैन उसके सामने बैठा सोच रहा होता है, ये सारे लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। क्या ये सब लोग इसलिए आए हैं कि मैंने ट्रोल हंटर को अकेले क्लियर किया है, या फिर इसलिए कि मैं स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। या फिर ये यहाँ पर नॉविस डंजन के उस हादसे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं जिस डंजन के अंदर मैं गया था और मेरे एवोल्यूशन मूड की वजह से काफी सारे लोग जख्मी हो गए थे। जाओजिंग रैन से कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं और ना ही घबराने की। हम लोग यहाँ पर उस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं आए, यानी कि नॉविस डंजन को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, और ना ही हमें इस बात से कोई मसला है कि तुमने ट्रोल हंटर डंजन को अकेले जाकर क्लियर किया है। तुम जितना चाहे उतना स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, हमें इस बात से कोई भी मसला नहीं है। मैं यहाँ पर इस मकसद के लिए नहीं आई और ना ही तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हूँ। असल में मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, क्या तुम इस बात को जानना चाहते हो कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। रैन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रैन उसे कहता है, अब तुम लोग मुझे सच क्यों बताने वाले हो। जब मैंने तुम लोगों से पूछा था कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई है, तो किसी इन्वेस्टिगेटर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, इसीलिए तो मैं एक हंटर बना था ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन टीम के बहुत ज्यादा करीब रह सकूं और इन्वेस्टिगेशन टीम मेरे सवालों के जवाब दे सके, क्योंकि आप सब लोग हंटर्स के सवालों के जवाब देते हो, आम इंसान के नहीं। रैन उसे कहता है, तो फिर जल्दी से बताओ मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। जाओजिंग उसे कहती है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारे हंटर पॉइंट्स बहुत ज्यादा कम है। अपने हंटर पॉइंट्स को पहले बढ़ाना होगा। एक हंटर के पास जितने ज्यादा हंटर पॉइंट्स होते हैं उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है और उसको उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर तुम्हारे हंटर पॉइंट्स ज्यादा होते तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे सकती थी। तुम्हारी मॉम की मौत एक टॉप सीक्रेट है, इसलिए अगर तुम्हें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें बहुत सारे हंटर पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा। अभी तुम्हारे पास बहुत ही कम हंटर पॉइंट्स हैं। साथ ही जाओजिंग उसे कहती है, बहुत ही जल्दी नई डंजन्स ओपन होने वाली हैं जो कि हर साल ओपन होती हैं। तुम अपने आप को इन डंजन्स के लिए रजिस्टर करवा सकते हो, जहाँ पर जाकर तुम्हें बहुत सारे हंटर पॉइंट्स मिल सकते हैं। पूरी दुनिया में इस टाइम में ये डंजन्स ओपन होती हैं। इस बार जो डंजन ओपन होने वाली है उस डंजन का नाम द सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस है। तुम द सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस में जाकर बहुत सारे पॉइंट्स हासिल कर सकते हो। और साथ ही चीफ उसे कहती है, तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रैंक को रीवैल्यूएट करवा लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम एक गोल्ड लेवल के हंटर बन चुके हो जबकि तुम्हारा रैंक अभी तक ब्रॉन्ज लेवल है। रैन उसे कहता है, अब जबकि ये सारा मसला मेरी मॉम की डेथ से जुड़ा हुआ है तो फिर ठीक है, मैं तुम सब लोगों के साथ कोऑपरेट करूंगा और मैं सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस में भी जाने को तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन क्लोवर गिल्ड का दिखाया जाता है। जाओ भी वहाँ पर जाने के बाद अपने गिल्ड लीडर को सारी बात बताती है कि वहाँ पर क्या हुआ था और रैन कितना ज्यादा पावरफुल है। उसने वहाँ पर डंजन में एक बॉस को अकेले हरा दिया। बॉस उसे कहती है, जाओ भी तुमने इस बार बहुत ही अच्छे से काम किया है। बॉस उसे कहती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी है उसके मुताबिक तो मुझे यही लगता है कि वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लड़का हालांकि अभी सिर्फ गोल्ड रैंक तक पहुंचा है, फिर भी उसने एक ऐसे बॉस को हराया है जो कि नॉर्मल डंजन होने के बावजूद अपने नॉर्मल पावर लेवल से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन रैन ने उसको अकेले ही हरा दिया। तो इसका मतलब रैन वाकई में फ्यूचर में एक एस रैंक का हंटर बन सकता है। बॉस उसे कहती है, हो सकता है कि सॉन्ग रैन के पास वो रेड कलर का विंडो सिस्टम ओपन हो गया हो। हमारी पुरानी बॉस ने बताया था कि जब हम लोग एक एस रैंक के हंटर बनते हैं और हम लोग रीअवेकन होते हैं तो हमारे पास एक स्पेशल सिस्टम ओपन होता है जो कि हमें हर बार बताता है कि हमें क्या करना है और हमें कौन सी सिचुएशन से किस तरह निकलना है। वो सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। मुझे लगता है कि इस लड़के के पास भी वही सिस्टम है। फ्यूचर में हमें इस लड़के ऊपर नजर रखना होगी। हालांकि अभी के लिए वो लड़का हमारे क्लोवर गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो हमारे गिल्ड के लिए बहुत ही वैल्यूएबल एसेट साबित होगा। अगर वो हमारे गिल्ड का लीडर बन जाता है तो हम अपने गिल्ड को रिवाइव कर पाएंगे। साथ ही बॉस अपनी चेयर को दाईं तरफ घुमा देती है और अपनी चेयर पर लगे हुए एक बटन को दबाते हुए सामने वाली विंडोज से पर्दों को हटा देती है और उन सबसे कहती है, हमारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस, क्योंकि एक डंजन ओपन होने वाली है, हमें उस डंजन को जाकर क्लियर करना है। लेकिन द सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस में जाने के लिए हमारे पास रैन जैसा एक पावरफुल एस रैंक का हंटर होना चाहिए। अगर हम लोग सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस को क्लियर कर पाए तो उसके बाद हमारे क्लोवर गिल्ड का नाम फिर से ऊंचा हो जाएगा और हमें इस तरह की वीडियोस बनाकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह हंटर एसोसिएशन की लॉबी का सीन दिखाया जाता है। रैन भी हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में जाता है क्योंकि चीफ ने रैन से कहा था कि तुम्हें अपने रैंक को रीवैल्यूएट करवाना है, इसलिए वो अपने रैंक को रीवैल्यूएट करवाने के लिए वहाँ पर गया है। इस बार रैन अपना थोड़ा सा हुलिया चेंज करके आता है। उसने सर के ऊपर कैप पहनी होती है और साथ में चश्मा लगाया होता है। रैन कहता है, अगर लोगों ने मुझे यहाँ पर पहचान लिया तो फिर सारे लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, लेकिन मुझे इन लोगों से बहुत ज्यादा मसला होता है। यहीं पर रैन एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है। रैन कहता है, मैंने चीफ से रात को पूछा था क्या वो मुझसे क्या चाहती है, कि मुझे क्या करना चाहिए।
चीफ उसे कहती है, मैं यहाँ पर तो तुम्हारे रैंक को रीवैल्यूएट नहीं कर सकती, लेकिन कल तुम हमारी एसोसिएशन की बिल्डिंग में आ जाना। मैं तुम्हें एक रूम नंबर बता देती हूँ, वहाँ पर तुम्हारे लिए स्पेशल रिजर्वेशन की जाएगी। वहाँ पर वो एक बंदा तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हारे रैंक को तुम्हारे लिए रीवैल्यूएट करेगा और चेक करेगा कि तुम किस काबिल हो। रैन हंटर एसोसिएशन ऑफिस की बिल्डिंग में चलता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर रूम नंबर 2026 होता है। रैन कहता है, मुझे इसी रूम में जाना है जहाँ पर वो बंदा मुझे मिलने वाला है। रैन दरवाजे के ऊपर नॉक करता है, लेकिन दरवाजा खुला होता है। वो दरवाजे के खोल कर अंदर चला जाता है और कहता है, क्या कोई यहाँ पर है? रैन जैसे सामने की तरफ देखता है तो सामने मिस्टर ट्रेडर बैठा होता है। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है, तो तुम्हारा नाम सोंग रैन है, तुम यहाँ पर अपने रैंक को रीवैल्यूएट करवाने के लिए आए हो। मैं ही वो बंदा हूँ जो तुम्हारे रैंक को रीवैल्यूएट करेगा। मैं तो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करवाया है। और साथ ही मिस्टर ट्रेडर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसने अपनी टेबल के ऊपर ही एक एश ट्रे रखी होती है। मिस्टर ट्रेडर टेबल के ऊपर हाथ मारता है, जिससे वो एश ट्रे हवा में उड़ना शुरू कर देती है। मिस्टर ट्रेडर के पास इलेक्ट्रिसिटी और विंड की पावर है। जैसे ही वो एश ट्रे हवा में उड़ना शुरू करती है, मिस्टर ट्रेडर अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और साथ ही वो घूमते हुए उस एश ट्रे को एक जबरदस्त किक मारता है और उसे रैन की तरफ फेंक देता है और उसे कहता है, चलो फिर दिखाओ मुझे तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। तुम्हारा टेस्ट अभी से स्टार्ट हो चुका है। रैन जी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही रैन जल्दी से अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए उसकी एश ट्रे का रास्ता दूसरी तरफ मोड़ देता है और उसकी एश ट्रे बिल्डिंग की दूसरी वाली साइड पे लगती है और दीवार में एक बड़ा सा होल हो जाता है। दीवार में एक जबरदस्त धमाका होता है, जबकि उस बिल्डिंग के नीचे खड़े लोग भी ऊपर की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऊपर क्या हो रहा है? रैन उसे कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है, तुम यहाँ पर अपने रैंक को रीवैल्यूएट करवाने के लिए आए हो ताकि मैं तुम्हें नया रैंक दे सकूं, और मैं यहाँ पर तुम्हें टेस्ट करने के लिए हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूँ। मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुम्हें कौन सा रैंक देना है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ देखना होगी कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मिस्टर ट्रेडर आपस में ही सोच रहा होता है, चीफ ने इस बार फिर से मुझे एक बकवास सा काम करने को दे दिया है, एक लड़के को री रैंक करना है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये लड़का एक रेयर अवेकन है। लेकिन साथ ही मिस्टर ट्रेडर कहता है, अब तो ये फाइट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये वाकई में एक रेयर अवेकन है या फिर नहीं। और साथ ही मिस्टर ट्रेडर अपनी हवा को कंट्रोल करने की पावर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बिल्डिंग के टूटने की वजह से जितने भी पत्थर इकट्ठे होते हैं उन सब पत्थरों को हवा में उड़ाना शुरू कर देता है। रैन भी जल्दी से अपनी ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को बाहर निकाल लेता है और उसके हवा में बेचे हुए पत्थरों को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है और कहता है, अगर तुम यहाँ पर मुझे इवैल्यूएट करने के लिए आए हो तो ये तो कोई तरीका ना हुआ, तुम तो सीधा साधा मुझ पर अटैक कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा वीक हूँ कि तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, मैं बस तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मिस्टर ट्रेडर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो जिसके हाथ में एक स्वर्ड है। रैन अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को यूज करते हुए एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम बैलेंस ब्लेड होता है। रैन अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को यूज करते हुए उसकी हवा की एबिलिटी को चीरता हुआ उसके ऊपर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, लेकिन साथ ही दिखाते हैं मिस्टर ट्रेडर ने सिर्फ अपनी एक उंगली के साथ ही उसकी तलवार को रोक लिया होता है। रैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा ये स्पेशल स्किल इसके सामने बिल्कुल बेकार है। मिस्टर ट्रेडर अपनी उंगली के साथ ही उसकी तलवार को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम एक बच्चे हो जिसके हाथ में सिर्फ एक खिलौने वाली तलवार है। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है, इस जालिम दुनिया में अगर तुम जरा सा भी हिचकिचाते हो किसी दूसरे को मारने से तो फिर वो तुम्हें मार डालेगा। इसलिए फाइट के दौरान कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारा दुश्मन बहुत ज्यादा वीक है। हमेशा अपने दुश्मन को बहुत ज्यादा टफ समझो और उसके साथ फाइट करो। और साथ ही मिस्टर ट्रेडर रैन के पेट में एक जबरदस्त घुटना मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है, अपने दुश्मन को वीक समझना ये तुम्हारे दुश्मन की इंसल्ट है, इसलिए ऐसा कभी मत करना। रैन फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है, तुम कितनी देर से बकवास किए जा रहे हो? तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही रैन अपने सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है। रैन जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि रैन को इस बात का पता भी नहीं चलता कब मिस्टर ट्रेडर उसे बिल्डिंग के अंदर से बिल्डिंग की छत पर ले आता है। रैन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वो ऊपर की तरफ देखता है तो मिस्टर ट्रेडर ऊपर हवा में उड़ रहा होता है। वो उसे कहता है, हम दोनों का पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अभी तक मैंने अपनी फुल पावर तुम्हें दिखाई ही नहीं। रैन कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये हवा में कैसे उड़ सकता है? मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो क्योंकि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, ना ही तुम हवा में उड़ सकते हो क्योंकि तुम्हें फाइट करने के लिए पहले मुझ तक पहुंचना पड़ेगा। लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए टेस्ट को बहुत ज्यादा आसान करना पड़ेगा, तुम्हारे रैंक इवैल्यूएशन को मैं आसान कर देता हूँ। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है, तुम्हें सिर्फ मेरे एक ही पंच को बर्दाश्त करना है, अगर तुम उस पंच को ब्लॉक कर पाए तो फिर ठीक है, तुम पास हो जाओगे। रैन कहता है, लगता है कि ये मुझे बहुत ज्यादा काम मांग रहा है, चलो फिर ठीक है, मैं भी इसे दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। रैन जल्दी से अपने असैसिन मोड में चला जाता है, यानी अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को 2 डैगर्स में तकसीम कर लेता है और साथ ही अपनी सिफोन हीलिंग एक्टिवेट करता है जो कि उसकी इनेट एबिलिटी है जो उसे अभी मिली है ताकि वो अपनी बॉडी को दोबारा से हील कर सके। रैन अपने हीलिंग इफेक्ट्स को यूज करते हुए अपनी स्पीड, अपनी एजिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेता है, यानी एक डीप बफ लगा लेता है। जबकि मिस्टर ट्रेडर हंसते हुए कहता है, लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुमने अभी तक छुपा कर रखा हुआ है, चलो फिर देखते हैं तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बड़ी है। चलो ये बात तो अच्छी है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, वरना मुझे बाद में इस बात का पछतावा होता कि मैंने तुम्हारे जैसे एक वीक बच्चे को मार डाला। मिस्टर ट्रेडर जल्दी से अपनी एक स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है जिससे वो एक बड़ा सा टोर्नेडो बना लेता है और उसके स्पेशल मूव का नाम टावरिंग टोर्नेडो होता है। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है, चलो फिर देखते हैं तुम मेरे इस टावरिंग टोर्नेडो को कैसे रोक पाते हो। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं सिटी के सेंटर में एक
जबरदस्त धमाका होता है और एक लाइट निकलती है। रैन को भी एक झटका लगता है। रैन कहता है अब ये भी जो धमाका हुआ है मुझे नहीं लगता कि वो इस बंदे की वजह से हुआ है या फिर इसकी एबिलिटी से हुआ है, वो तो शहर में किसी और जगह पर हुआ है। मिस्टर ट्रेडर भी अपनी एबिलिटी को खत्म करने के बाद नीचे उतर आता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग अपनी असेसमेंट को जारी रख सकते हैं। और साथ ही वो रैन से कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही पास कर देता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, हालांकि मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता था। रैन उसे कहता है क्या वाकई में तुमने मुझे पास कर दिया है? तो फिर जल्दी से बताओ मेरा रैंक क्या है। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें चेक कर रहा हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम्हें वाकई में अपनी रैंकिंग को चेंज करवाना है तो तुम्हें नीचे जाकर टेस्ट देना होगा। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसे बस यही समझ लो कि मैं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तुम्हारे साथ कुछ मजे कर रहा था। अब जबकि तुमने सुन लिया है कि शहर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, इसलिए अब मेरी तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रही, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर मिस्टर ट्रेडर बिल्डिंग के किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है और वो नीचे देखता है तो नीचे एक पोर्टल होता है। वो रैन से कहता है रैन यहाँ पर आओ, वो देखो सामने एक पोर्टल है, यहाँ पर एक डंजन ब्रेक हुई है। नेक्स्ट सीन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन और मॉनिटर्स के ऊपर वो सारे लोग बैठे सबको एनालाइज कर रहे होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि एक सिटी गेट में डंजन ब्रेक हुई है। सारे लोग जल्दी से मेन हॉल में आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, या अचानक से अलार्म क्यों बजने शुरू हो गए। उनमें से एक लड़की कहती है मैंने अपने रिसोर्सेज से कंफर्म कर लिया है, ये एक डंजन ब्रेक है जो कि सेज मोड की है। यहाँ पर सेज मोड का मतलब ये है कि एक डंजन ब्रेक होती है जिसके अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और इंसानों पर अटैक कर देते हैं। वो उन सबसे कहती है ये डंजन ब्रेक सिटी एच में हुआ है। बाकी के सारे स्टाफ वाले उसे कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमने कुछ दिन पहले एनालिसिस किया था और ये सब कुछ तो 1 महीने के बाद होने वाला था। उनके मैनेजर उनसे कहते हैं किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, जल्दी से करो और अपने एनालिसिस को कंप्लीट करो। मॉनिटरिंग टीम वहाँ पर जाओ और जाकर सारी जगह का जायजा लो कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है, जबकि बाकी के सारे डेटा को इकट्ठा करने की कोशिश करो। और जितने भी कम्युनिकेशन टीम वाले हैं वो सारे के सारे हंटर्स को ढूंढने में लग जाओ। जितने भी हंटर्स करीब हैं उन सबको वहाँ पर भेज दो मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए। चीफ जाओ भी ऑफिस में वापस आती है तो उसी वक्त एक बंदा भागता हुआ उसके पास जाता है और कहता है चीफ जाओ आप वापस आ गई, एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, सीज मोड की एक डंजन ब्रेक हो गई है। हालांकि ये सिटी एच में 1 महीने के बाद होने वाला था लेकिन ये आज ही हो गया है, अब हम लोग क्या करें, सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है। चीफ साहब अपना बैग उसको पकड़ा देती है और कहती है चलो जल्दी से कमांडर एंड चीफ मास्टर डू को कॉल करो और उन्हें बताओ मैं उनसे मिलने के लिए आ रही हूँ। चीफ साहब सीधी लिफ्ट में चली जाती है और सोच रही होती है इस बार फिर से हम लोग लेट हो गए, लास्ट टाइम इस सेज मूड में हम लोग लेट हो गए थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, काश इस बार वैसा ना हो, हम लोग इस सिचुएशन को संभाल लें और मॉन्स्टर्स इंसानों को ना मार पाए। नेक्स्ट सीन फिर से बिल्डिंग के ऊपर का दिखाया जाता है। रैन उसे कहता है क्या तुम वाकई में सेज मूड की बात कर रहे हो? सेज मूड तो उसी को कहते हैं ना जिसमें डंजन ब्रेक हो जाती है और उसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और इंसानों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन एसोसिएशन के डेटा के मुताबिक सेज मूड तो 1 महीने के बाद स्टार्ट होने वाला था। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है इस सारी बात का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं, हो सकता है कि हमारे डेटा में कोई एरर हो या फिर हमसे कोई गलती हो गई हो इस सारी की असेसमेंट करने में। मिस्टर ट्रेडर अपने आप में सोच रहा होता है हालांकि मुझे भी नहीं पता कि सेज मूड 1 महीने पहले क्यों शुरू हो गया, लेकिन ये बहुत बड़ी मुश्किल है। हमारे पास जितने भी एस रैंक के हंटर्स थे वो सारे तो ग्रे गेट को क्लियर करने के लिए गए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर अब कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? लेकिन साथ ही वो हंसते हुए रैन की तरफ देखता है और कोई प्लान बना लेता है और साथ ही उसे कहता है बच्चे तुम मेरे साथ आओ। रैन उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, पहले तो तुम यहाँ से जाने वाले थे। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हो, लेकिन तुम्हारा रैंक बहुत ज्यादा लो है। तुम अपने इस रैंक के साथ द सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस के लिए रजिस्टर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी वहाँ पर जाओ और अपनी एवोल्यूशन को कंप्लीट करो और अपने रैंक को हाई करके आओ। रैन उसके साथ जाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसे खींचते हुए लेकर जा रहा होता है और कहता है हमारे एसोसिएशन की बिल्डिंग के 3रे फ्लोर के ऊपर एक पोर्टल है, वो तुम्हें सीधा स्काई टावर में लेकर जाएगा। स्काई टावर में जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे फ्लोर्स हैं, जितने फ्लोर तक तुम उसको क्लियर कर पाओगे वही तुम्हारा रैंक होगा। एक बार तुमने इसको क्लियर कर लिया, जहाँ तक तुम इसको क्लियर करोगे तुम वापस अपनी मर्जी से स्काई टावर में दाखिल हो सकते हो जब तक तुम चाहो। मिस्टर ट्रेडर उसे कहता है मैं तुम्हें वहाँ पर जाने का अनरिस्ट्रिक्टेड पासवर्ड दे देता हूँ, तुम वहाँ पर अपनी मर्जी से आ जा सकोगे, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम जाकर स्काई टावर को क्लियर करो, जब तक सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस डंजन ओपन नहीं हो जाती तब तक वापस मत आना। रैन उसे कहता है जरा रुको, मेरा सिस्टम कोई नोटिस वार्निंग दे रहा है। वो उसे कहता है हाँ मुझे भी पता है, मेरा सिस्टम भी दे रहा है। रैन अपने सिस्टम की विंडो ओपन करता है तो उसमें एक स्पेशल नोटिस होता है जो कि हंटर एसोसिएशन वालों की तरफ से होता है। उसे कहा जाता है कि सिटी एच में डंजन ब्रेक हुआ है जो कि 1 महीने बाद होने वाला था। सेज मोड एक्टिवेट हो चुका है और वहाँ पर सिटी में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। जितने भी हंटर्स आसपास के सिटीज में हैं वो यहाँ पर आकर इन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। हंटर्स को मॉन्स्टर को मारने पर 100 पॉइंट्स मिलेंगे, जितना ज्यादा डैमेज आप उसको डेल्थ करेंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आप उसे अकेले मारते हैं तो आपको टोटल 3 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। और साथ ही सिस्टम उसे एक लाइव वीडियो दिखाता है जो कि ज़ाओबी की तरफ से होती है। ज़ाओबी वहीं पर सीन पर मौजूद होती है और वहाँ पर वीडियोस बना रही होती है। रैन उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये पागल लड़की वहाँ पर क्या कर रही है, जबकि इसे पता है कि वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। ज़ाओबी अपनी वीडियो में बता रही होती है कि इस डंजन ब्रेक के होने के बाद सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बाहर निकला है, लेकिन इस मॉन्स्टर ने अपने इर्द गिर्द जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सभी को तोड़ दिया है और बहुत सारे लोगों को भी मार दिया है। लेकिन अभी तक हमारे हंटर्स इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि इस मॉन्स्टर के इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल आर्मर है, यानी उस मॉन्स्टर के इर्द गिर्द एक शील्ड है जो कि हंटर्स के अटैक्स को ब्लॉक कर रही है। मिस्टर ट्रेडर कहता है हमारी एसोसिएशन वालों ने बहुत ही अच्छा आइडिया लगाया है। अब जबकि हमारे पास यहाँ पर एस रैंक के हंटर्स मौजूद नहीं है तो हम लोग रिवार्ड्स देकर बहुत सारे हंटर्स को यहाँ पर बुलवा सकते हैं। एस रैंक के हंटर्स के मुकाबले में ये हंटर्स ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हंटर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से ये इस मॉन्स्टर को यहाँ पर थोड़ी देर तक रोक कर रख सकेंगे। मिस्टर ट्रेडर फिर से रैन से कहता है चलो जल्दी करो, तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, 3rd फ्लोर पर जाओ और उस पोर्टल के अंदर चले जाओ ताकि तुम्हें तुम्हारी रैंकिंग मिल सके। लेकिन रैन अभी भी वीडियो देख रहा होता है। ज़ाओबी कहती है मेरे कंधे पर चोट लगी है, लेकिन ये एक बहुत ही छोटी सी चोट है, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बनाती रहूंगी ताकि आप लोगों को लाइव स्ट्रीम मिलती रहे। रैन
सारी वीडियो देखने के बाद मिस्टर ट्रेडर से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अभी के लिए रैंकिंग के लिए नहीं जा सकता। रैन उसे कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, तुमने मेरे साथ फाइट की और उसके बाद तुमने मुझे स्काई टावर की चाबी भी दे दी कि मैं वहाँ पर अपनी मर्जी से जा सकता हूँ। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मैं रैंकिंग के लिए वहाँ पर नहीं जा सकता, मुझे पोर्टल पर जाना है और सेज मॉन्स्टर को मारना है। मिस्टर ट्रेडर हंसते हुए कहता है कहीं तुम्हें उस छोटी लड़की की फिक्र तो नहीं हो रही जिसने तुम्हारे साथ डंजन को क्लियर किया था। रैन उसे कहता है नहीं, मुझे उस लड़की की कोई भी परवाह नहीं, मैं तो वहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। फिर रैन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन कमांडर इन चीफ मास्टर डू का दिखाया जाता है जो कि अपने पौधों को पानी दे रहे होते हैं। चीफ जाओ भी वहाँ पर आती है और कहती है मास्टर डू क्या आप यहाँ पर हैं? मास्टर डू से कहते हैं लिटिल जाओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सिटी एच में होने वाले सेज मोड ब्रेक के बारे में बात करने के लिए आई हो। चीफ जाओ मास्टर डू से कहती है क्या मैं आपसे जान सकती हूँ क्या आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मास्टर डू से कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा होशियार हो, मुझे लगता है कि तुम मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मास्टर डू से कहते हैं हम लोगों ने कोई भी प्लान तैयार नहीं किया हुआ क्योंकि हमें पता था कि 1 महीने के बाद ये सेज मोड होने वाला है, लेकिन ये डंजन बहुत ही जल्दी ब्रेक हो गई है। हो सकता है कि हमारा सिस्टम खराब हो गया हो, हमारे सिस्टम ने डेटा ठीक तरह से एनालाइज नहीं किया, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और जहाँ पर हमारे रिस्पॉन्स प्लान की बात है, हम लोगों ने पहले से ही रिवार्ड देकर बहुत सारे हंटर्स को वहाँ पर बुलवा लिया है क्योंकि पॉइंट्स हासिल करने के चक्कर में बहुत सारे छोटे हंटर्स वहाँ पर आ जाएंगे और इस मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रोकर रखेंगे। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हमारी मेन अटैक फोर्स यहाँ पर आ जाएगी, फिर हमारे एस रैंक के हंटर्स आगे बढ़ेंगे और इन सारे मॉन्स्टर्स को मार देंगे। चीफ जाओ मास्टर डू की बात सुनने के बाद सोच रही होती है अगर हम लोग इसी तरह करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बच पाएंगे क्योंकि सेज मोड के अंदर से 2 दिन के बाद एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती जाती है। अभी के लिए तो सिर्फ एक मॉन्स्टर बाहर निकला है, हमारे छोटे हंटर्स इसको हरा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से और ज्यादा मॉन्स्टर्स निकलते हैं तो क्योंकि हमारे एस रैंक के हंटर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, उन्हें यहाँ पर पहुंचने में 15 दिन लगेंगे और 15 दिन तक हमारे जो छोटे हंटर्स इनको रोक नहीं पाएंगे, ये मॉन्स्टर्स तो यहाँ पर तबाही मचा देंगे। चीफ साहब मास्टर डू से कहती है तो आपके कहने का मतलब है हमारे पास सिर्फ 15 दिन है, 15 दिनों तक हमने इनको रोका रखना है ताकि हमारे एस रैंक के हंटर्स यहाँ पर आ सके। मास्टर डू से कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, 15 दिन तक अगर हम इनको यहाँ पर रोक कर नहीं रख पाए तो सिटी एच की हालत भी बिल्कुल सिटी एस जैसी होगी जो कि अब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। मास्टर डू चीफ जाओ से कहते हैं तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत ही जल्दी फॉरगेटन सी की डंजन ओपन होने वाली है। चीफ जाओ से कहती है मैंने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, मेरे पास कुछ ऐसे अच्छे हंटर्स हैं जो कि इतने काबिल हैं कि फॉरगेटन सी की डंजन को क्लियर कर सके। मास्टर डू को भी रैन के बारे में पता है, वो चीफ जाओ से पूछते हैं वो लड़का जिसका नाम सॉन्ग रैन है उसका क्या हुआ? चीफ जाओ कहती है हाँ बिल्कुल ये बात कंफर्म है कि वो एक सेकंड अवेकनर है, यानी कि वो एक डबल अवेकनर है, उसने एक डंजन को अकेले ही क्लियर किया था, इसी वजह से हमें पता चला कि वो वाकई में डबल अवेकनर है, उसके पास बहुत सारी पोटेंशियल है, उसे फॉरगेटन सी डंजन में बेचकर हम लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पर जाने से उसकी पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ेगी और वो फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा हंटर बन सकेगा, शायद वो एक एस रैंक का हंटर बन जाए। चीफ साहब मास्टर डू से कहती है मास्टर डू अगर आपको मुझसे और कुछ भी नहीं कहना तो क्या मैं सिटी एच में वापस चली जाऊँ? मास्टर डू से कहते हैं तुम्हारे वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हो, बैरन वहाँ पर है, बैरन को ऑर्डर्स दे दो, वो वहाँ पर जाकर सब कुछ हैंडल कर लेगा। मिस्टर ट्रेडर का रियल नेम बैरन है। वैसे थोड़ी देर पहले मुझे बैरन की एक रिक्वेस्ट मिली थी, वो चाहता है कि मैं रैन को स्काई टावर में जाने के लिए परमिशन दे दूं, वो अपनी मर्जी से वहाँ पर आ जा सके। मुझे लगता है कि बैरन को भी इस सारी बात का अंदाजा है कि अगर हम लोगों ने फॉरगेटन सी की डंजन को फेल कर दिया, हम उसे क्लियर नहीं कर पाए तो फिर बैरन को सुसाइड मिशन पर भेजना पड़ेगा और साथ ही मास्टर डू खांसना शुरू कर देते हैं। चीफ जाउन से कहती है मास्टर डू क्या आप ठीक है? मास्टर डू से कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बीमार हूँ। फिर वो से कहते हैं क्या तुम मेरे साथ बैठकर टी पीना चाहोगी? वैसे भी हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, सेज मोड की डंजन ओपन हो चुकी है, हमने जितना हिसाब लगाया था उससे बहुत ज्यादा जल्दी होता जा रहा है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं। नेक्स्ट सीन सिटी एच का दिखाया जाता है जहाँ पर सेज मोड से निकलने वाला एक ही मॉन्स्टर उन सारे हंटर्स के ऊपर बारी पड़ रहा है। वहाँ पर एक गिल्ड के मेंबर्स उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पा रहे क्योंकि उस मॉन्स्टर के पास अपनी एक शील्ड है और उस शील्ड की वजह से उन सारे हंटर्स के अटैक उसके ऊपर बिल्कुल बेअसर है। रैन भी टैक्सी में बैठकर उसी तरफ आ रहा होता है। रैन उस टैक्सी वाले को अपना कार्ड देते हुए कहता है तुम्हारे कितने पैसे हो गए? वो उसे कहता है लिटिल ब्रदर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहीं पर ड्रॉप कर सकता हूँ, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, तुम उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने वाले हो क्योंकि तुम एक हंटर हो, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली सेफ रहेगी, इसलिए मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। फिर रैन उसकी टैक्सी से उतरकर लोगों के बीच से उस मॉन्स्टर की तरफ जाता और कहता है लगता है कि यहाँ के हालात तो उससे भी ज्यादा सीरियस हैं जितने ज़ाओबी ने अपनी वीडियो में दिखाए थे। सामने एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर खड़ा होता है। रैन कहता है तो ये वो जाइंट मॉन्स्टर है जो कि सीज मोड में से निकला है। रैन कहता है ये तो बहुत ही बड़ा है और साथ ही वो अपनी असैसिन फार्म को एक्टिवेट करते हुए अपने दोनों डैगर्स निकाल लेता है। रैन जैसे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, वो सामने एक बिल्डिंग के अंदर देखता है, एक बिल्डिंग की खिड़की में एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है और वो बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर भी अपने बड़े से बैट के साथ उस बिल्डिंग को तोड़ रहा होता है। जैसे वो मॉन्स्टर उस बड़ी सी बिल्डिंग को हिट करता है वो बिल्डिंग टूट जाती है और वो बच्ची उसके अंदर से नीचे की तरफ गिर जाती है। रैन को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। रैन कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं उस बच्ची को कैसे बचा सकता हूँ? उसी वक्त डार्की भागता हुआ आता है। डार्की बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ आगे की तरफ जाता है और एक जबरदस्त जंप लगाता है और साथ ही हवा में वो अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में चला जाता है और उस बच्ची को कैच करके नीचे उतर आता है। रैन कहता है चलो शुक्र है डार्की ने इस बच्ची को बचा लिया। साथ ही वो पीछे की तरफ देखता है तो ज़ाओबी वहीं पर खड़ी होती है। ज़ाओबी उसे कहती है मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। साथ ही वो उसकी वीडियो भी बना रही होती है। ज़ाओबी अपनी ऑडियंस से कहती है डार्की के लिए डोनेशन भेजना मत भेजिएगा, डार्की ने अभी अभी एक बच्ची को बचाया है। रैन ज़ाओबी से पूछता है ज़ाओबी क्या तुम ठीक हो? वो उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था, फाइट के दौरान मुझे भी छोटी सी चोट लग गई, मेरा बाजू जख्मी हो गया है। हालांकि मैं उस मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर रही, सिर्फ वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं जख्मी हो गई हूँ, क्या तुम
तुम देख सकते हो मेरे बाजू पर जख्म है। वो आगे बढ़ता है और जल्दी से उसके बाजू को पकड़कर हील करना स्टार्ट कर देता है। ज़ाओ भी शर्माना शुरू कर देती है। रैन उससे पूछता है सीज मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट कैसे चल रही है। वो उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि हमारे हंटर्स उसके सामने टिक पाएंगे, क्योंकि ये सारे लो लेवल के हंटर्स हैं और वो सीज मोड का मॉन्स्टर है। जैसे हंटर एसोसिएशन वालों ने अनाउंसमेंट की थी उसके बाद बहुत सारे हंटर्स यहाँ पर आ गए। उन्होंने यहाँ पर आकर एक असल्ट टीम बनाई और इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन साथियों ने पता चल गया कि इस मॉन्स्टर को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। सीज मोड का जो मॉन्स्टर है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसके इर्द गिर्द एक शील्ड है जो कि इसे प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे फिजिकल अटैक्स और हमारे मैजिक अटैक्स दोनों इसके सामने बेकार है। हम अभी तक इस बात का सुराग नहीं लगा पाए कि हम इसकी शील्ड को कैसे डिस्ट्रॉय करें। अगर इसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो इसको नहीं मारा जा सकता। रैन कहता है तो इसका मतलब इसके इर्द गिर्द एक शील्ड है। मुझे लगता है कि मैं इसकी शील्ड को ब्रेक कर सकता हूँ। वो डार्की से कहता है डार्की मेरी हेल्प करो। रैन कहता है मैं भागता हुआ उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ूंगा। तुम दोनों को अपनी हेल्प की मदद से मुझे ऊपर की तरफ भेजना होगा। जितना ऊंचा तुम मुझे भेज सकते हो उतना ऊंचा। ज़ाओ भी उसे कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। रैन उसे कहता है अगर मैं उसके साथ फाइट नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं उसको हरा सकता हूँ या नहीं। ज़ाओ भी उसे कहती है लास्ट टाइम भी तुमने ऐसा ही कहा था। चलो फिर ठीक है, अब तुम कह ही रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और साथ ही वो अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद कर देती है और उन सबसे कहती है अभी मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम करना है। जबकि ऑडियंस वाले उसे कह रहे होते हैं अभी तो मजा आने वाला था, तुम अभी बीच में इस लाइव स्ट्रीम को बंद कैसे कर सकती हो। अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर बैटलफील्ड पर क्या आ गया, तुम तो अपने फैंस को भूल ही गई हो। ज़ाओ भी अपनी वीडियो को बंद करने के बाद रैन से कहती है चलो फिर ठीक है करते हैं। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है कि उसी वक्त उन्हें पीछे से बाइक के चलने की आवाज आती है। एक बंदा बाइक के ऊपर बैठा होता है और वो बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो इन सबसे कहता है तुम सब लोग रास्ते से हट जाओ, ये मॉन्स्टर मेरा है, मैं इसको मारूंगा। और वो उनके पास से बड़ी स्पीड के साथ सूश करके गुजर जाता है और उन सबसे कहता है तुम सब लोग यहाँ पर खड़े रहकर वैसे भी इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाओगे, इसलिए घर चले जाओ, ये मॉन्स्टर मेरा है, सारा इनाम मुझे मिलेगा। रैन कहता है अब ये वाला बेवकूफ कौन है, चलो छोड़ो इसे, हम लोग अपने मिशन पर काम करते हैं। फिर रैन आगे की तरफ भागना शुरू करता है और डार्की से कहता है डार्की चलो मेरा साथ दो। डार्की और रैन दोनों ही भागते हुए सीज मोड के मॉन्स्टर की तरफ आगे की तरफ जाते हैं। जबकि उस मॉन्स्टर के साथ अभी भी कुछ लोग फाइट कर रहे हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि अपनी पायरोकाइनेसिस को यूज कर रही होती है, यानी कि फायर अटैक्स को यूज करते हुए उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अटैक उसके ऊपर बिल्कुल बेअसर होता है। वो अपने गिल्ड लीडर से कहती है गिल्ड लीडर मेरा अटैक इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा। इनमें से एक हंटर कहता है पहले हम इसकी शील्ड को एनालाइज करते हैं कि इसकी शील्ड काम कैसे करती है, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। वो लोग अभी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि वही बेवकूफ जो कि मोटरसाइकिल पर था वो अपनी मोटरसाइकिल के साथ ऊपर की तरफ जंप करता है और ला ला करता हुआ सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। गिल्ड लीडर जो कि पहले से वहाँ पर फाइट कर रहे हैं वो कहता है अब ये बेवकूफ कौन है, ये यहाँ पर कैसे आ गया। असल में ये बाइक वाला लड़का ये भी एक गिल्ड का प्रेसिडेंट है। वो जल्दी से अपनी नाइफ को निकाल लेता है, हवा में ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने डबल स्ट्राइक मूव को यूज करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके इर्द गिर्द तो एक शील्ड है। लेकिन शो ऑफ करने के चक्कर में उसकी बाइक नीचे गिरकर टूट जाती है और वहीं पर उसमें धमाका होता है। वो लड़का अपनी बाइक की तरफ देखता है और कहता है इस मॉन्स्टर की वजह से तो मेरी बाइक तबाह हो गई, लेकिन इस मॉन्स्टर के ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं आया, मुझे फिर से ट्राई करना होगी। अब मुझे नई बाइक खरीदने के लिए पहले इस मॉन्स्टर को मारना होगा, फिर मुझे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। गिल्ड लीडर उसे कहता है लड़के तुम इसके ऊपर चाहे 100 बार भी अटैक कर लो फिर भी इसके ऊपर जरा भी डैमेज नहीं होगा क्योंकि इस मॉन्स्टर के पास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड है। वो लड़का उसे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे अटैक करने दो, ये मॉन्स्टर मेरा है, मैं इसे मारूंगा। जबकि दूसरी तरफ से रैन को भी दिखाते हैं। रैन भी भागता हुआ जंप करने की तैयारी में होता है। वो नीचे से ऊपर की तरफ जंप करता है, डार्की भी उसके साथ ही ऊपर की तरफ जंप करता है। हवा में जाने के बाद रैन डार्की से कहता है चलो डार्की मुझे ऊपर की तरफ पुश करो। डार्की अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है। रैन उसके हाथ के ऊपर अपना पाँव रखते हुए ऊपर की तरफ पुश करते हुए एक डबल जंप करता है। रैन जो कि सीधा उड़ता हुआ उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है और कहता है मुझे नहीं पता कि इसकी शील्ड कैसे काम करती है, लेकिन शायद मेरे डैगर्स के अटैक्स की वजह से इसकी शील्ड टूट जाए। जबकि वहीं पर वो सुरख बालू वाला लड़का भी नीचे से उसके पाँव पर अटैक कर रहा होता है और कहता है ये मॉन्स्टर मेरा है, मैं किसी को भी नहीं लेने दे सकता, मुझे जल्दी से इसे मारना होगा। रैन जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के करीब पहुंच जाता है और जैसे ही अपने डैगर्स उसकी बॉडी में दंसाने लगता है वहाँ पर एक शील्ड होती है। रैन कहता है मेरे डैगर्स तो उसकी शील्ड के अंदर दंस ही नहीं रहे, लेकिन साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुम्हारा प्रिसाइज अटैक वाला मूड एक्टिवेट हो चुका है। और जैसे ही उसका वो मूड एक्टिवेट होता है उसके डैगर्स उसकी शील्ड के अंदर दंस जाते हैं। रैन के डैगर्स उसकी शील्ड के अंदर जाने की वजह से उसकी शील्ड टूट जाती है और रैन का डैगर उसके कंधे में दंस जाता है, जिससे उस बेचारे का ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो मॉन्स्टर चिल्लाना शुरू कर देता है और साथ ही वो मॉन्स्टर एक जबरदस्त चीर मारता है जिससे रैन नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन साथ ही उस मॉन्स्टर की शील्ड भी टूट जाती है। रैन जो कि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। ज़ाओ भी जल्दी से डार्की से कहती है डार्की आगे बढ़ो और रैन को गिरने से बचाओ। डार्की बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और रैन को गिरने से बचा लेता है। रैन कहता है चलो मैंने इसकी शील्ड को तो तोड़ दिया, अब बाकी के हंटर्स इस पर अटैक करके इसे मार सकते हैं। बाकी वहाँ पर जितने भी हंटर्स मौजूद होते हैं वो सारे भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इस मॉन्स्टर की शील्ड टूट चुकी है, चलो मिलकर इस पर अटैक करते हैं। वो सुरख बालू वाला लड़का पहले तो हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो गया, इसकी शील्ड कैसे टूट गई, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है कि मैंने अपनी तलवार के अटैक से इसकी शील्ड को तोड़ दिया है। और साथ ही वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अब जबकि मैंने इसकी शील्ड को तोड़ दिया है मैं इस पर अटैक करके इसे मार देता हूँ ताकि सारे पॉइंट्स मुझे मिल जाएं। गिल्ड लीडर भी अपने गिल्ड वालों से कहता है जल्दी करो और सारे लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो ताकि हम लोग इसे जल्दी से जल्दी मार सकें। उनमें से कुछ हंटर्स जो होते हैं वो मैजिक यूजर होते हैं, जबकि उनमें से कुछ फिजिकल अटैक यूजर होते हैं। वो सारे मिलकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो सारे मिलकर जब बॉस के ऊपर अटैक करते हैं तो वो बॉस जमीन होकर नीचे गिर जाता है। सुरख बालू वाला लड़का उन सबसे कहता है ये बॉस सब मर चुका है और इस बॉस को मैंने मारा है क्योंकि इसकी शील्ड को मैंने तोड़ा था, चाहे तुम सब लोगों ने मिलकर इस पर अटैक किया है फिर भी सारे के सारे पॉइंट्स मैं अपने लिए रखूंगा। वो सारे हंटर्स उससे कहते हैं तुम कहाँ से आ गए हो, तुमने कब इसकी शील्ड को तोड़ा, हमने तुम्हें इसकी शील्ड को तोड़ते हुए नहीं देखा। उन सारे हंटर्स का गिल्ड लीडर भी वहीं पर होता है। वो उसे कहता है बॉस को हम सब ने मिलकर हराया है और वैसे भी हम सब लोगों ने उस लड़के को देखा है जिसने इस बॉस की शील्ड को तोड़ा है, वो तुम नहीं थे। लीडर उसे इशारा
करते हुए कहता है वो लड़का जिसके पास एक वेयरवुल्फ है, उस लड़के ने उसके शील्ड को तोड़ा है। सुरख बालों वाला लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रैन से कहता है मेरी बात याद रखना, तुमने मेरे किल को चोरी किया है, अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरे सामने मत आना। रैन उसे कहता है जाओ जाकर जो तुमसे करने होता है कर लो। सुरख बालों वाला लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक लड़की वहाँ पर आती है जो कि हांग-टू ग्रुप की मेंबर है। वो आती है उसे कहती है यहाँ पर गुस्सा होने से अच्छा है घर जाओ और जाकर अपनी जान बचाओ, यहाँ पर कहीं मॉन्स्टर के हाथों से मारे ना जाना। उस लड़की के साथ उसका एक छोटा सा रोबोट भी होता है जिसका नाम बिक्सी होता है। वो लड़की उसे कहती है बिक्सी अटैक मोड में चेंज हो जाओ, और बिक्सी एक वेपन बन जाता है, एक बड़ी सी गन। उस लड़की का नाम सूके है और वो हांग-टू ग्रुप की एक नई टेक्नीशियन है। वो एक आर्किटेक्ट है, वो एक हंटर नहीं है, यानी कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हंटर्स के साथ फाइट कर सकती है। और ये हांग-टू ग्रुप की नई टेक्नीशियन है। सूके के पास एक छोटा सा रोबोट होता है जिसका नाम बिक्सी होता है। वो उसे कहती है बिक्सी चलो जल्दी से चेंज हो जाओ अटैक मोड में, और वो एक बड़ी सी गन बन जाता है। सूके कहती है वैसे तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मैं पहली बार किसी बड़े मॉन्स्टर का सामना करने के लिए आई हूँ, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तो मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा है। और साथ ही वो एक लंबा सांस लेती है और अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताती है। सूके कहती है कुछ दिन पहले तक मैं सिर्फ घर में रहती थी, मैं किसी भी गिल्ड की मेंबर नहीं थी और ना ही मुझे कोई हंटर बनने का शौक था। कुछ दिन पहले का सीन दिखाते हैं। सूके अपने घर वापस आती है और अपने भाई को आवाज देती है, लेकिन उसका भाई घर पर नहीं होता। सूके कहती है मेरा भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया, वो तो सिर्फ एक डंजन में गया था जो कि एक नॉर्मल रैंक की डंजन थी, फिर अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया। सूके अपना मोबाइल निकालती है और अपने भाई को कॉल करती है, लेकिन उसका भाई कॉल पिक नहीं करता और उसे कहा जाता है कि थोड़ी देर बाद कॉल करना क्योंकि अभी तक राब्ता मुमकिन नहीं है। यहीं पर उसके भाई की तस्वीर दिखाते हैं। इसका भाई वही लड़का है जो कि उस दिन कुल्हाड़ा लेकर बड़े बॉस को मारने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा था और बॉस ने सबसे पहले उसी को मारा था। सूके काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है अब तो काफी देर हो चुकी है, मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि डंजन के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया हो। सूके कहती है मुझे यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना होगा, जो मैं कर सकती हूँ वो तो मैं करूंगी। हालांकि अभी तक हंटर एसोसिएशन वालों की तरफ से रेड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन अगर मैं उनके सिस्टम को हैक कर लेती हूँ तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को जान सकती हूँ। फिर सूके एक रूम की तरफ चली जाती है जहाँ पर उसने पूरा सिस्टम लगाया होता है, बहुत सारे कंप्यूटर एलसीडीज बड़े होते हैं। क्योंकि सूके एक टेक्नीशियन है इसलिए वो किसी भी चीज को हैक कर सकती है। वो अंदर जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और कहती है मैं हंटर एसोसिएशन की वेबसाइट को हैक कर लेती हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि डंजन के अंदर क्या हुआ है और मेरा भाई अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। सूके जाकर अपने कंप्यूटर से कहती है जेरूसलम चलो जल्दी से हैकिंग को स्टार्ट करो। वो उसके वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के बाद कहता है ठीक है मास्टर, मैं हैकिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। सूके अपने कंप्यूटर से कहती है हंटर एसोसिएशन की वेबसाइट के अंदर जाओ और वहाँ पर जाकर सूजे ही यानी कि मेरे भाई की डंजन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो कि आज डंजन के अंदर क्या हुआ है, उनकी डंजन का रिजल्ट क्या है और मेरा भाई अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। कंप्यूटर उससे कहता है तुम्हारे भाई ने आज पूरे दिन में सिर्फ एक ही डंजन को अटेम्प्ट किया है, यानी कि एक ही रेड के लिए गया था। मैं अभी उसके बाकी के डेटा को निकालता हूँ और साथ ही वो हैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। पता नहीं जहाँ पर कुछ अल्फा कोड्स वगैरह के बारे में बोला जाता है। वो जैसे ही हंटर एसोसिएशन की वेबसाइट के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है तो उसका एक्सेस ब्लॉक हो जाता है और उसके सामने एक वार्निंग वाला मैसेज आया जाता है और कहा जाता है तुम्हारे पास परमिशन नहीं है इस सारे डेटा को एक्सेस करने की, लेवल 3 का सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, डिफेंसिव सिस्टम। सूके भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है वो तो सिर्फ एक नॉर्मल डंजन है, लेकिन इसके डेटा को एक्सेस करने के लिए इतनी ज्यादा परमिशन की क्या जरूरत है, इसके डेटा को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया गया है। सूके दोबारा से कोशिश करती है और कोई नई ट्रिक यूज करती है, लेकिन फिर से वो उदास होकर बैठ जाती है क्योंकि उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा परमिशंस नहीं है, ये सारा डेटा क्लासिफाइड है, तुम इसको हैक नहीं कर सकती। सूके कहती है चलो ठीक है, अगर मैं इस वेबसाइट को हैक नहीं कर सकती और सारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती, कम से कम मैं उन लोगों के बारे में तो जान सकती हूँ जो कि मेरे भाई के साथ उस डंजन के अंदर गए थे। मैं उन सबसे पूछ सकती हूँ कि डंजन के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया। सूके अपने आप से कहती है मुझे अपने आप पर यकीन होना चाहिए, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। और वो फिर से कोडिंग करना स्टार्ट करती है। उसी वक्त घड़ी की तरफ भी दिखाते हैं कि उसे काम करते हुए 7 बज जाते हैं। वो अभी तक कंप्यूटर के सामने बैठी अपना काम कर रही है, लेकिन उस डंजन में उसके भाई के साथ जितने भी लोग गए थे उन सब के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी सिस्टम को हैक नहीं कर पा रही होती, किसी के लिए भी उसके पास इतनी ज्यादा परमिशन नहीं होती, सारे का सारा डेटा क्लासिफाइड होता है। सूके कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे भाई के साथ उस दिन जितने भी लोग डंजन के अंदर गए थे उन सभी के ऊपर हाईली क्लासिफाइड का लेबल लगा हुआ है, यानी कि मैं उनको एक्सेस नहीं कर सकती, उनका डेटा नहीं देख सकती। सूके फिर से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन साथ ही वो फिर से अपने आप से कहती है मैं कंफ्यूज नहीं हो सकती, मुझे टेंशन नहीं लेनी, मैं ये कर सकती हूँ, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। और वो फिर से कंप्यूटर पर बटन दबाना स्टार्ट कर देती है। काफी देर तक इसी तरह लगी रहती है, यहीं तक के टाइम दिखाते हैं कि 9:30 बज चुके होते हैं, लेकिन अभी तक वो सिस्टम को हैक नहीं कर पाई। और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस सिस्टम को हैक नहीं कर पा रही। सूके रोते हुए कहती है मैंने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, मेरा भाई हमेशा मेरे लिए खाना बनाता था। चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर से ऑर्डर मंगवा लेती हूँ। वो अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन ओपन करती है और कहती है यहाँ पर से एप्लीकेशन के ऊपर से ऑर्डर देने से जो भी चीज मंगवाओगे वो हमारे घर पर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर पहले हमें अपना एड्रेस बताना पड़ता है। और लेकिन उसे अपना एड्रेस याद नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। वो रोना शुरू कर देती है और कहती है मुझे तो अपना एड्रेस भी याद नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मैं ऑर्डर कैसे करूँ। फिर वो साथ ही और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और उसका मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है। वो कहती है अब मैं क्या करूं, मेरा तो मोबाइल भी टूट चुका है, मैं तो अपने भाई के बिना एक ऑर्डर भी नहीं कर सकती, मैं अपने लिए खाना भी नहीं मंगवा सकती, मैं अपने भाई के बिना क्या करूंगी। उसी वक्त बिक्सी भी उसके पास आ जाती है। सूके बिक्सी को गले से लगा लेती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है आज से पहले मैंने अपने आप से कुछ भी नहीं किया, हमेशा मेरे लिए सब कुछ मेरा भाई किया करता था, मेरे लिए खाना भी वही मंगवाता था, मैं तो अपने भाई के बिना खाना भी नहीं मंगवा सकती, अब मैं क्या करूंगी, मैं जिंदा कैसे रहूंगी। सूके भी बिक्सी को अपने गले से लगाकर ही बैठी होती है कि उसी वक्त उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसे कहा जाता है तुमने जिस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उस बंदे ने एक नई वीडियो को अपलोड किया है, यानी कि टैंक जाओबी ने नई
वीडियो को अपलोड किया है, वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, वो भी अरीना से, जहाँ पर एक लड़का जो कि ब्रॉन्ज लेवल का है, वो एक लड़की एक असैसिन के साथ फाइट कर रहा है। सुके जल्दी से अपनी स्क्रीन की तरफ देखती है तो सामने ज़ॉबी होती है जो कि अरीना से लाइव मैच दिखा रही है। ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन लूमी और रैन की फाइट हुई थी। रैन लूमी से कह रहा होता है, चलो जल्दी से कहो कि मैं कुतिया हूँ और बहुत ही बुरी कुतिया हूँ। सुके कहती है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन साथ ही वो उसे पहचान जाती है और कहती है, ये तो रैन है, ये तो सॉन्ग रैन है, ये भी मेरे भाई के साथ डंजन में गया था। वो जल्दी से अपने डेटा को दोबारा से रिसर्च करती है और कहती है, ये तो वाकई में सॉन्ग रैन है। सुके कहती है, डंजन के अंदर इसके साथ जितने भी लोग गए थे उन सभी का डेटा रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसके डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ये अभी तक बाहर क्यों है, बाकी सब कहाँ पर है। सुके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उठकर जाकर अपनी टेबल पर पड़े हुए एक ब्लूप्रिंट के सामने खड़ी हो जाती है। वो ब्लूप्रिंट एक बड़ी सी गन का होता है। वो उस ब्लूप्रिंट के ऊपर दोबारा से लाइनर लगाना शुरू कर देती है, यानी कि वो उसको दोबारा से बना रही है और बिक्सी से कहती है, बिक्सी मुझे लगता है कि अब मुझे अपने आप भी कुछ करना होगा। मैं बहुत ज्यादा नाइव थी, जो मुझे लगा था कि मैं अपने भाई के भरोसे सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ। नेक्स्ट सीन इस दिन के 2 दिन के बाद का होता है। हांग टू गिल्ड का बॉस अपने रूम में बैठा होता है, जबकि उसी वक्त वो लड़का जिसका बाजू कट गया था, मिस्टर ट्रेडर ने जिसके ऊपर अटैक किया था, वो बॉस के पास आता है और कहता है, बॉस एक लड़की तुमसे मिलने के लिए आई है। वो कहती है कि वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। वो लड़की कहती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। बॉस उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है। वो लड़का उससे कहता है, बॉस क्या हुआ, क्या कोई मसला है, क्या उसे वापस भेज दूं? बॉस ने कहता है, नहीं उसे अंदर आने दो। ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि एक आर्किटेक्ट हमारे पास खुद चल कर आया है। एक आर्किटेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जहाँ पर हंटर्स होते हैं वहाँ पर आर्किटेक्ट्स भी साथ होते हैं। आर्किटेक्ट्स अपनी मशीन्स और अपनी गन्स की मदद से अटैक करते हैं, जबकि हंटर्स अपनी सोल पावर के साथ अटैक करते हैं। हंटर्स को जो नेचुरल गिफ्ट मिला है, यानी कि उनके पास नॉर्मल इंसानों से स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आर्किटेक्ट्स जो कि अपने आप को हंटर बनाना चाहते हैं, वो अपनी मशीनों का सहारा लेते हैं, अपने रोबोट्स का सहारा लेते हैं। इस दुनिया में हंटर्स से ज्यादा नॉर्मल लोग हैं और नॉर्मल लोग मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। तुम ऐसा कह सकती हो कि 1000 में से सिर्फ 5 ऐसे लोग होंगे जो कि आर्किटेक्ट होंगे, जो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना चाहते हैं। मुझे तो ये बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है कि एक आर्किटेक्ट हमारे पास आई है, चलो जल्दी से उसे अंदर भेज दो। सुके अंदर आकर खड़ी हो जाती है। बॉस उसे कहता है, तो तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो और तुम एक आर्किटेक्ट हो। सुके उसे कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। बॉस कहता है, मुझे ये बात बताओ, तुम हमारी ही गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? सुके उसे कहती है, मैं सॉन्ग रैन की वजह से तुम्हारे इस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भाई सॉन्ग रैन के साथ एक डंजन रेड पर गया था, लेकिन सॉन्ग रैन वापस आ गया, बाकी सब लोग वापस नहीं आए। मुझे नहीं पता मेरा भाई कहाँ पर है, और उस डंजन के अंदर जो कुछ भी हुआ है, मेरे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है, वो सब कुछ सॉन्ग रैन ने किया है। सॉन्ग रैन का नाम सुनते ही बॉस काफी ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि वो भी इस रैन के साथ बदला लेना चाहता है। मैं यहाँ पर हांग टू गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इसलिए आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग भी रैन को मारना चाहती हो। रैन ने वीडियो के अंदर तुम्हारे एक मेंबर को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया था और सबके सामने हांग टू ग्रुप की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। बॉस उसकी बात सुन के काफी ज्यादा खुश रहता है और कहता है, चलो अभी ठीक है, तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकती हो। मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये है, हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टर ट्रेडर से मिली है। बॉस उसे कहता है, उस डंजन के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ हमें पता है। उस डंजन के अंदर सॉन्ग रैन के अलावा जितने भी थे वो सारे के सारे लोग मारे गए हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, तो तुम्हारा भाई भी मर चुका है। सुके उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है, आए मेरे भाई की मौत कैसे हुई, डंजन के अंदर क्या हुआ था? बॉस उसे कहता है, हमें इन सारी डिटेल्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेशन वाले बंदे ने सारी डिटेल्स नहीं दी, लेकिन मुझे इतना पता है कि बाकी सारे लोगों के मरने के बाद सॉन्ग रैन जब उस डंजन के अंदर से बाहर निकला तो वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो लड़का जो कि पहले एक वीक हीलर हुआ करता था, अब वो हमारी एक असैसिन लूमी को भी हराने के काबिल हो चुका है। बॉस उसे कहता है, हमारे गिल्ड का मोटो ये है कि हम लोग दूसरों के खिलाफ खड़े होते हैं, जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होगा हम उसे मार देते हैं और अपने लोगों की हमेशा हिफाजत करते हैं। यही हमारा मोटो है। तुम्हें भी इसी रूल को फॉलो करना होगा, हमेशा हांग टू ग्रुप को बचाना होगा। सॉन्ग रैन को मारने के लिए तुम्हें किसी पर्सनल रीजन की जरूरत नहीं है। सॉन्ग रैन ने हमारे एक मेंबर को मारा है, यानी कि लूमी को मारा है, इसलिए हम लोग उसको मारेंगे क्योंकि उसने हमारे एक मेंबर को डिस्ग्रेस किया है। अगर तुम हमारे ग्रुप के रूल्स को फॉलो करना चाहती हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर वेलकम करता हूँ, तुम हमारे हांग टू गिल्ड को ज्वाइन कर सकती हो। सुके उसे कहती है, मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करूंगी अगर इस सब का ताल्लुक, यानी कि मेरे भाई की मौत का ताल्लुक उस लड़के सॉन्ग रैन के साथ है, तो फिर ठीक है, मैं सॉन्ग रैन को अपने हाथों से मारना चाहूंगी। सुके जैसे वहाँ से जाने लगती है, बॉस उसे कहता है, हाँ ये बात ठीक है कि मैंने तुम्हें कह दिया है कि तुम हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम हमारी रेड्स को ज्वाइन करो ताकि तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस हासिल हो सके। तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, हमारी डंजन रेड्स को ज्वाइन करो और एक बी रैंक की हंटर बनकर दिखाओ ताकि तुम्हें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल सके। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? सुके उसे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी डंजन रेड्स को ज्वाइन करने को तैयार हूँ। सुके वहाँ से चली जाती है और कहती है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करूंगी। अब मैं वो छोटी लड़की नहीं रही जो कि सिर्फ घर में बैठकर रिसर्च करती है। अब मुझे फील्ड में जाकर अपनी भाई की मौत का बदला लेना है। वही लड़का बॉस के पास आता है जो कि लूमी का दोस्त था। वो बॉस से कहता है, बॉस क्या आपको लगता है कि लड़की वाकई में हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लायक है? बॉस उसे कहता है, तुम्हें किस बात की चिंता है? लूमी का दोस्त कहता है, नहीं मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा हूँ। बॉस उसे कहता है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो लड़की इस लायक नहीं है कि हांग टू ग्रुप को ज्वाइन कर सके, और ना ही वो किसी को प्रोटेक्ट कर सकती है और ना ही किसी का सामना कर सकती है। वो तो बस एक बेवकूफ बच्ची है जो कि अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती है। ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उस लड़के सॉन्ग रैन ने हमारी एक बेहतरीन असैसिन लूमी को हमसे छीन लिया, यही लड़की उस रैन से हमारा बदला लेगी। नेक्स्ट सीन फिर से अटैक वाली जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर सेज मूड का
मॉन्स्टर सबके ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि वो सारे हंटर्स उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा लिया होता है, क्योंकि रैन ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से उसकी शील्ड टूट गई थी। मॉन्स्टर के नीचे गिरने के बाद उनके गिल्ड का लीडर उन सबसे कहता है जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो ताकि हम लोग इसे यहीं पर मार दें, ये दोबारा से उठ ना पाए। गिल्ड लीडर के पास भी अपना एक टेक्नीशियन होता है, वो उसे कहता है जब तक ये मॉन्स्टर नीचे है जल्दी से इसे एक स्टेटस इफेक्ट दो। उसके पास एक बड़ी सी गन होती है, वो अपनी गन के अंदर एक बड़ा सा ग्रेनेड लगाता है। उस गन के अटैक को क्वांटम प्रोजेक्शन कहते हैं। वो उसके साथ उस बॉस के ऊपर अटैक करता है। उसके गन के अंदर से एक छोटा सा मिसाइल निकल कर जाता है जो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर लगता है। इस क्वांटम प्रोजेक्शन की मदद से वो उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को माप सकते हैं और साथ ही उसकी शील्ड के बारे में भी जान सकते हैं कि इसकी शील्ड की वीकनेस क्या है और इस मॉन्स्टर को मारने के कौन कौन से वीक साइड्स हैं। गिल्ड लीडर अपने टेक्नीशियन से कहता है एनालिसिस कैसा जा रहा है। वो उसे कहता है मैं अभी इसको एनालाइज कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ कि क्या रिजल्ट्स आए हैं। इस क्वांटम प्रोजेक्टाइल को यूज करने का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि इससे उस मॉन्स्टर की हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी और वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। गिल्ड लीडर अपने सारे साथियों से कहता है ये मॉन्स्टर फिर से उठकर खड़ा हो रहा है, चलो जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो, इसे खड़ा मत होने देना, कहीं ये दोबारा से अपनी शील्ड को जनरेट न कर ले। सूके भी वहीं पर खड़ी होती है। सूके कहती है इस मॉन्स्टर को मारने के ऊपर बहुत बड़ा इनाम है, यानी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अब क्योंकि मैं हांगटू गिल्ड का एक हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे हांगटू ग्रुप के लिए इस मॉन्स्टर को मारना होगा। सूके बड़ी स्पीड के साथ अपनी गन को लेकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। वो उस मॉन्स्टर के थोड़ा सा करीब पहुंचने के बाद अपनी गन को लोड करती है और उसके ऊपर एक ब्लास्ट करती है। सूके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के बाद उसके स्टेटस को देखती है और कहती है मेरा अटैक तो काफी ज्यादा अच्छा है, इस मॉन्स्टर को मेरे अटैक की वजह से काफी डैमेज हुआ है, उसकी हेल्थ कम हो गई है, लेकिन साथ ही वो कहती है इसका आर्मर वाला बाल यानी कि शील्ड वाली जो लाइन है वो की चमक रही है। गिल्ड लीडर का टेक्नीशियन उसे कहता है मैंने एनालिसिस कंप्लीट कर लिए हैं। बॉस उसे कहता है चलो फिर ठीक है, इसे हमारे वॉइस सिस्टम में डाल दो, जितने भी हंटर्स यहाँ पर हैं उन सबको इसका लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाओ और उन्हें बताओ कि इसके कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं। वो टेक्नीशियन बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा कि उसे बॉस ने कहा है। वो सबसे कहता है सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इस मॉन्स्टर के पास अपनी शील्ड को रीजनरेट करने की एबिलिटी है। एक बार जब ये अपनी शील्ड को बना लेता है तो हमारे कोई भी अटैक्स इसके ऊपर काम नहीं करते, ना ही मैजिक अटैक्स और ना ही फिजिकल अटैक्स। ये 99.9% तक हमारे अटैक से बिल्कुल अनडैमेज रहता है। इसकी शील्ड को तोड़ने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो हम इसके ऊपर बार बार अटैक करें ताकि इसकी शील्ड अटैक्स की वजह से टूट जाए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इसके वीक स्पॉट्स के ऊपर अटैक करें। लेकिन इसके वीक स्पॉट्स के ऊपर पहुंचने के लिए हमें इसकी शील्ड को तोड़ना होगा। अब मैं आपको इसकी वीकनेस के बारे में बताता हूँ। इसकी टोटल 4 वीकनेस है। इसका दायां और बायां कंधा दोनों इसके वीक स्पॉट्स हैं। इसके अलावा इसका पेट और इसकी बैक वो भी इसके वीक पॉइंट्स हैं। वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता अपनी शील्ड को दोबारा से रीजनरेट कर रहा होता है। टेक्नीशियन उन सबसे कहता है इसके वीक पॉइंट्स के ऊपर अटैक करो, इससे पहले कि अपनी शील्ड को कंप्लीट कर ले। अगर इसने अपनी शील्ड को कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद हमें इसकी शील्ड को 4 बार तोड़ना होगा, वरना ये अपनी शील्ड की रीजनरेशन एबिलिटी को कभी भी नहीं छोड़ेगा। मॉन्स्टर बड़ी स्पीड के साथ अपनी शील्ड को रीजनरेट कर रहा होता है। वो सारे अपने गिल्ड लीडर से कहते हैं गिल्ड लीडर अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। गिल्ड लीडर कहता है मुझे कैसे पता होगा। सुरख बालों वाला लड़का उन सबसे कहता है मुझे पता है कि हमें क्या करना है। इस लड़के ने पहली बार इसकी शील्ड को तोड़ा था, तो क्यों ना इसी लड़के को फिर से आगे भेजो और इसे कहो कि उसकी शील्ड को तोड़ दे। वो सारे भी उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं हाँ इसी लड़के ने उस शील्ड को तोड़ा था, तो हम लोग इससे फिर से कह सकते हैं। वो उसे कहते हैं जाओ जाकर उसकी शील्ड को तोड़ दो। रैन उनसे कहता है मैं इसकी शील्ड को दोबारा नहीं तोड़ सकता। वो सारे उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों, तुमने पहली बार उसकी शील्ड को तोड़ा था, क्या तुम दोबारा नहीं कर सकते। रैन कहता है नहीं, मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। रैन उन सबको बताता है कि उस बॉस की शील्ड को तोड़ने के लिए मैंने जो स्किल यूज किया था वो एक पैसिव स्किल है, मतलब कि जब मॉन्स्टर बहुत ज्यादा वीक होगा तुम लोग बार बार उसके ऊपर अटैक करोगे और इतना ज्यादा वीक होगा कि मेरा स्किल अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है अपने स्किल को एक्टिवेट करने का। पहले तुम लोगों को उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा वीक करना होगा बार बार अटैक करके, और इस वक्त मेरे पास कोई भी एक्टिव स्किल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस बॉस मॉन्स्टर को 2000 तक इसकी एचपी लो कर सकता हूँ, यानी कि इतना इसको डैमेज पहुंचा सकता हूँ। वो सारे लोग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई एक्टिव स्किल नहीं है, क्या तुम एक हंटर हो, लगता है तुम एक ब्रोंज रैंक के हंटर हो, लेकिन फिर भी तुमने उसकी शील्ड को कैसे तोड़ दिया था। वो सारे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इसका मतलब तुम तो एक बेकार हंटर हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पैसिव स्किल है जो कि वीकनेस के लिए है। हालांकि वो स्किल काफी ज्यादा अच्छा है, शायद तुम लकी थे इसलिए तुम्हें वो स्किल मिल गया। उन सब का गिल्ड लीडर उन सबसे कहता है इस लड़के का मजाक उड़ाना बंद करो, इस लड़के के पास जो स्किल है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये बात तो हमें अच्छी तरह से पता है। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो और उस बॉस के ऊपर अटैक करो ताकि हम लोग उसे वीक कर सके, तो शायद ये लड़का फिर से अपने स्किल को एक्टिवेट कर सकता है। वहीं पर एक लड़की मैजिशियन खड़ी होती है। वो उसे कहती है अगर तुम्हें अपने स्किल को एक्टिवेट करने के लिए एक क्रिटिकल स्ट्राइक की जरूरत है तो मैं इस मॉन्स्टर के ऊपर एक क्रिटिकल डीबफ लगा सकती हूँ। वहीं पर एक और हंटर होता है जिसके पास एक बड़ी सी तलवार होती है। वो रैन से कहता है हाँ मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास फिजिकल अटैक्स हैं। बाकी के हंटर्स भी उसे कहते हैं हाँ हम लोग भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम सब लोग उस मॉन्स्टर को वीक कर देंगे ताकि तुम्हारा स्किल एक्टिवेट हो सके। सुरख बालों वाला लड़का कहता है ये क्या कर दिया, मैंने तो फिर से इस लड़के की हेल्प कर दी, मुझे तो लगा था कि इस लड़के की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। गिल्ड लीडर अपने सारे साथियों से कहता है चलो फिर ठीक है, सब लोग मिलकर इस लड़के की हेल्प करो ताकि इसके स्किल को एक्टिवेट किया जा सके। जैसे ये उसकी शील्ड को तोड़ देगा उसके बाद सब लोग मिलकर उस मॉन्स्टर को मार डालेंगे। रैन कहता है चलो फिर ठीक है ऐसे ही करते हैं। वो ज़ॉम्बी और डार्की से कहता है चलो फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग भी अपना काम पूरा करते हैं। रैन और डार्की दोनों ही भागते हुए आगे की तरफ जाते हैं। फिर से वो सेम मूव को यूज करने वाले हैं। बाकी के सारे जितने भी वहाँ पर लोग थे, जिन लोगों ने उसे कहा था कि हम लोग तुम्हें अपनी पावर्स देने को तैयार हैं ताकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम एक क्रिटिकल स्ट्राइक एक्टिवेट कर सकते हो, वो सारे अपनी पावर्स को रैन की बॉडी में ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। रैन भागता हुआ उस मॉन्स्टर के सामने चला जाता है। उन सब की स्ट्रेंथ लेने के बाद रैन की बॉडी भी चमकना शुरू हो जाती है। रैन कहता है मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी ओवरफ्लोइंग पावर है। फिर रैन और डार्की दोनों ही हवा में ऊपर की तरफ जंप करते हैं। रैन कहता है अब जबकि मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ
है, इतनी स्ट्रेंथ के साथ तो मैं अपने पैसिव स्किल को एक्टिवेट कर सकता हूँ। रैन और वो दोनों हवा में होते हैं। डार्की उसके बाजू को पकड़ता है और उसे खींचकर जबरदस्त तरीके से बॉस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। रैन कहता है जितनी मेरे पास स्ट्रेंथ है मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ इसकी शील्ड को तोड़ पाऊंगा। और भी ऐसा ही होता है। रैन जैसे उसके ऊपर अपनी ब्लेड के साथ अटैक करता है उसकी शील्ड टूट जाती है और रैन का ब्लेड उसके कंधे में दंस जाता है। जैसे रैन उसकी शील्ड को तोड़कर उसके कंधे पर अटैक करता है उसी वक्त उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास एक नया स्किल एक्टिवेट हो गया है जिसका नाम फैंटम है। और यहीं पर एक विंडो ओपन होती है और फैंटम के बारे में बताया जाता है कि फैंटम स्किल को यूज करने के बाद रैन कुछ वक्त के लिए फैंटम बन सकता है, यानी कि एक गोस्ट बन सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी बॉडी के आर पार हो जाएगा और वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार हो सकता है। लेकिन इसकी भी कंडीशंस हैं। उसे 35 माना पॉइंट्स लगेंगे 1 सेकंड तक अपने इस फैंटम को बरकरार रखने के लिए। रैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो एक एक्टिव स्किल है, यानी कि इसे मैं जब चाहूँ तब यूज कर सकता हूँ सिर्फ अपने माना पॉइंट्स को कंज्यूम करके। रैन कहता है हालांकि ये एक बहुत ही अच्छा एक्टिव स्किल है लेकिन मैं इस स्किल को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ 100 माना पॉइंट्स हैं। एक आम हंटर के पास 100 से ज्यादा माना पॉइंट्स नहीं होते, यानी कि मैं इसे सिर्फ 3 सेकंड तक ही यूज कर सकता हूँ। रैन अपने ब्लेड को उसके कंधे से बाहर निकालता है और कहता है इसकी शील्ड तो टूट चुकी है, ये तो बहुत ही अच्छी टाइमिंग है। अब मुझे अपने फैंटम स्किल को यूज करने का मौका मिलेगा। और साथ ही वो पीछे की तरफ जंप करता है और अपने फैंटम स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है। नीचे खड़े सारे हंटर्स भी जो देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के ने तो शील्ड को तोड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इसके पास एक और एक्टिव स्किल है। इसने कहा था कि इसके पास और कोई भी स्किल नहीं है। वो बॉस मॉन्स्टर दर्द होने की वजह से एक जबरदस्त रोर करता है और उसके इर्द गिर्द शील्ड के जितने भी टुकड़े होते हैं वो सारे रैन की तरफ जाते हैं। लेकिन वो सारे टुकड़े रैन की बॉडी के आर पार हो जाते हैं क्योंकि रैन अब फैंटम स्टेट में है। रैन हवा में उड़ा होता है। रैन कहता है ये फैंटम वाला स्किल तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अब तो मेरे पर ग्रेविटी भी असर नहीं कर रही, यानी कि मैं उड़ सकता हूँ और इसके सारे अटैक्स मेरे सामने बेकार हैं। हालांकि ये शील्ड के टुकड़े भी मेरी बॉडी के आर पार हो गए हैं। रैन अपने डैगर्स को रेडी करता है और कहता है अब जबकि मैं अपनी फैंटम स्टेट में हूँ तो क्यों ना इस बॉस के ऊपर अटैक किया जाए, क्यों ना इस बॉस को मैं ही मार डालूं। रैन उड़ता हुआ उस बॉस मॉन्स्टर के चेहरे की तरफ जाता है और जाकर उसके कंधे पर अटैक करता है जहाँ पर उसका वीक स्पॉट है। सुरख बालों वाला लड़का कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा बुरा है, इस लड़के ने तो हम सब का फायदा उठा लिया। पहले इसके पास अपने स्किल को एक्टिवेट करने की एनर्जी नहीं थी, लेकिन जैसी इसे एनर्जी मिली इसने उसकी शील्ड को तोड़ने के बाद खुद ही क्रिटिकल डैमेज पहुंचाना शुरू कर दिया है ताकि सारे के सारे पॉइंट्स इसको मिल जाए। वो लड़का भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि सारे के सारे पॉइंट्स तुम अपने लिए रख सकते हो? मैं भी इसके नीचे वाले वीक पॉइंट्स के ऊपर अटैक कर सकता हूँ। मैं इसके एब्डोमेन पर अटैक करता हूँ। सुरख बालों वाला लड़का भागते हुए जैसे उस मॉन्स्टर की तरफ आगे जाने लगता है उसी वक्त सूखे उसके पास से गुजर जाती है। सुरख बालों वाला लड़का कहता है लगता है कि ये लड़की भी उसके ऊपर डैमेज डील करना चाहती है ताकि इसे भी कुछ पॉइंट्स मिल जाए। ये सारे लोग मेरे पॉइंट्स के पीछे क्यों पड़ गए हैं? लेकिन वो कहता है चलो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी आगे बढ़कर उस पर अटैक करता हूँ, कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो मुझे मिलेंगे। वो अपनी तलवार को यूज करते हुए डबल स्लैश लगाता है जबकि सूखे भी अपनी गन को यूज करते हुए एक जबरदस्त कैनन अटैक करती है। गिल्ड लीडर का टेक्नीशियन उसे कहता है ये लोग तो बहुत ही अच्छे से उसके ऊपर डैमेज डील कर रहे हैं, इन लोगों ने उस मॉन्स्टर की 2 वीक स्पॉट्स को पहले से ही डैमेज कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी शील्ड को दोबारा से रीजनरेट कर पाएगा। गिल्ड लीडर अपने बाकी के साथियों से कहता है चलो फिर ठीक है जल्दी से आगे बढ़ो और उस मॉन्स्टर के ऊपर इतना अटैक करो कि वो फिर से उठ ना पाए। जैसे वो सारे लोग भागते हुए उस मॉन्स्टर के करीब जाते हैं वो मॉन्स्टर एक जबरदस्त चीख मारता है और बर्जर्क मोड में चला जाता है। बर्जर्क मोड में यानी कि वो पागलों की तरह इधर उधर अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं पर उसकी नजर सूखे पर पड़ती है। वो सूखे को पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है जबकि सूखे वहीं पर खड़ी होती है और वहाँ से हिल नहीं पाती। सूखे कहती है मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। सुरख बालों वाला लड़का कहता है वो लड़की तो खतरे में है, उसका पंच और वो लड़की मर जाएगी। मेरे पास इतनी स्पीड नहीं है कि मैं यहाँ से वहाँ पर जाकर उस लड़की को बचा सकूं। रैन जो कि अभी भी अपने फैंटम मूड में है, रैन उस तरफ देखता है और कहता है लगता है कि मुझे उस लड़की को वहाँ पर बचाने के लिए जाना होगा। अपने दोनों डैगर्स को मिलाकर वापस से अपने पास ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन बना लेता है, यानी कि वो वापस से अपनी उसी हीलर वाली फॉर्म में आ जाता है क्योंकि जब डैगर्स उसके पास होते हैं तब वो एक असैसिन होता है, जब उसके पास ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन होता है तब वो एक हीलर होता है। रैन अपने ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को लेकर उस मॉन्स्टर के बाजू के ऊपर चला जाता है। रैन उस मॉन्स्टर के बाजू के ऊपर अपने ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को दंसा देता है और साथ ही अपने स्किल को एक्टिवेट करता है जो कि पेट्रीफाई है, यानी कि उसके बाजू को पत्थर बना देता है। देखने वाले भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के के पास तो डबल फॉर्म है, ये एक असैसिन भी है और ऊपर से ये सिंगल फॉर्म भी यूज कर सकता है। और साथ ही वो लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जैसे इस लड़के ने अपनी तलवार को उस मॉन्स्टर के बाजू में दंसाया, उस मॉन्स्टर का बाजू स्लो होता जा रहा है जैसे कि वो पत्थर का बन गया है। जैसे उस मॉन्स्टर का बाजू पत्थर का बन जाता है रैन अपनी स्वर्ड से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके पत्थर के बाजू को तोड़ देता है जबकि वहीं पर नीचे सूखे खड़ी होती है। वो पंच सीधा उसी की तरफ आने वाला होता है लेकिन रास्ते में ही उसका हाथ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सूखे भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इस लड़के ने मेरी जान बचा ली, इसके पास वो कितनी ज्यादा ऐसे पैसिव स्किल्स हैं। रैन भी नीचे उतर आता है और सूखे से कहता है अगली बार तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगा। और रैन फिर से भागता हुआ उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। अब क्योंकि उस मॉन्स्टर का एक बाजू भी कट चुका है वो सुरख बालों वाला लड़का कहता है लगता है कि अब ज्यादा खतरा नहीं बचा, अब मैं आगे बढ़कर इस पर अटैक कर सकता हूँ। गिल्ड लीडर भी अपने गिल्ड वालों से कहता है अब जबकि मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहा, तुम सब लोग आगे बढ़कर इस पर अटैक करो। और वो सारे चीते चलाते हुए आगे चले जाते हैं और मॉन्स्टर पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। फिजिकल अटैक यूजर्स उसकी टांगों पर अटैक कर रहे होते हैं जबकि मैजिशियंस अपने मैजिक को यूज करते हुए उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। वो सारे लोग मिलकर उस बेचारे मॉन्स्टर की तो हालत ही बुरी कर देते हैं। उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। रैन क्योंकि अपने फैंटम स्किल को यूज करते हुए ऊपर उड़ सकता है, रैन ऊपर वाली साइड से उस पर अटैक कर रहा होता है। रैन के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने मॉन्स्टर को मार दिया है। फिर उसे रिवार्ड के तौर पर 164 पॉइंट्स मिलते हैं। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद वो सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
उनमें से एक हंटर कहता है यहाँ से मुझे जो रिवॉर्ड मिला है वो तो मेरी 6 महीने की सैलरी के बराबर है। आज तो बहुत ही बड़ा हाथ मारा है हम सब ने। रैन भी उस मॉन्स्टर को मारने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि रैन को भी काफी सारे पॉइंट्स मिले हैं। रैन अपने चश्मा उतारता है और फिर से लगाकर जैसे वहाँ से जाने लगता है, सुरह बाल वाला लड़का आगे बढ़ता है और उसे कहता है ब्रदर जरा मेरी बात सुनो। रैन उसे कहता है हाँ बोलो क्या कहना है। वो उसे कहता है हम सब लोग इस मॉन्स्टर को मारने के बाद काफी ज्यादा थक चुके हैं, तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर किसी होटल में चले और वहाँ पर इकट्ठे बैठकर कुछ खाते पीते हैं। हम सब लोगों ने मिलकर इस जीत को हासिल किया है और जश्न मनाते हैं। सुरह बाल वाला लड़का उन सबसे कहता है तुम सब लोग इस बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम सब लोग मेरे साथ होटल में चलकर खाना पीना करना चाहोगे? मैं भी एक गिल्ड का लीडर हूँ और मैं भी अपने लिए कुछ नए गिल्ड मेंबर्स ढूंढ रहा हूँ। फिर वो उस लड़की से कहता है सूखे से तुम भी बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुमने आज बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्या तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगी? सूखे आगे बढ़ती है और रैन से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी जान बचा ली। मेरा नाम सूखे है, तुम कौन हो? सूखे अपना हाथ उसके सामने करते हुए कहती है प्लीज मेरे थैंक्स को एक्सेप्ट करो। रैन पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, फिर उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहता है मेरा नाम सॉन्ग रैन है, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। रैन का नाम सुनते ही सूखे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लेती है और पीछे खींच लेती है। सूखे उसे कहती है क्या तुम वही वाले ज़ेंग रैन हो जो कि एक नॉर्मल रैंक की डंजन के अंदर एक स्क्वाड के साथ गया था, जबकि बाकी के सारे लोग मारे गए, तुम अकेले ही उस डंजन के अंदर से बाहर निकले और बाहर आने के बाद तुमने हांग टू गिल्ड की एक लड़की लूमी को चैलेंज किया और उसे मार डाला। बाकी के हंटर्स भी ज़ेंग रैन का नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये वाला नाम तो सुना सुना लगता है कि ये वही लड़का है जिसने लूमी को चैलेंज किया था। ज़ॉम्बी भी अपने डाकी के साथ वहीं पर आ जाती है। पहले पता नहीं वो कहाँ पर थी, वो उसे आते ही कहती है तुम जहाँ पर हो मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे इर्द गिर्द तो बहुत सारे लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब लोगों ने फिर से तुम्हें देख लिया है और ये सारे तुम्हारे फैन हैं। सूखे अपनी बिक्सी से कहती है बिक्सी जल्दी से अटैक मोड में चेंज हो जाओ। बिक्सी सूखे के ऑर्डर सुनने के बाद जल्दी से एक रिवॉल्वर बन जाती है। सूखे के इस वेपन का नाम डेथ रिवॉल्वर होता है। सूखे अपने रिवॉल्वर को रैन के सामने करते हुए कहती है चलो जल्दी से अपने ग्लासेस और हैट को उतार दो और मुझे दिखाओ क्या तुम वाकई में वही ज़ेंग रैन हो या नहीं। रैन थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। रैन को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है, इसने उसके सामने अपनी गन को क्यों तान लिया है। ज़ॉम्बी भी जल्दी से अपनी छड़ी को निकाल लेती है और कहती है तुम्हें क्या हो गया, लगता है कि तुम पागल हो गई हो। सूखे ज़ॉम्बी से कहती है पीछे ही रहो, अगर तुम आगे बढ़ी तो मैं इस लड़के के सर में एक बड़ा सा होल कर दूंगी। बाकी के सारे हंटर भी उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जरा उस तरफ देखो, उस लड़की ने एक लड़के के ऊपर गन तानी हुई है। ये लड़का तो वही है जिसने यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मारने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। फिर उस लड़की ने उसके ऊपर गन क्यों तानी हुई है, चलो चलकर देखते हैं। लगता है कि लड़की पागल हो चुकी है, वो नॉर्मल नहीं लग रही, चलो वहाँ पर चल के देखते हैं। वो सारे हंटर्स जैसे ही सूखे को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं वो उन सबसे चिल्लाकर कहती है सभी लोग पीछे रहो, अगर तुम सब लोग आगे बढ़े तो मैं इस लड़के के सर में एक बड़ा सा छेद कर दूंगी। रैन उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं अपनी हैट को उतार देता हूँ, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। रैन अपनी हैट को भी उतार देता है और साथ ही अपना चश्मा भी उतार देता है। सूखे उसका असली वाला चेहरा देखने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तो तुम वाकई में वही हो, तुम ही ज़ेंग रैन हो। सूखे रैन से कहती है चलो अब जल्दी से बताओ डंजन के अंदर ऐसा क्या हुआ था, मेरा भाई तुम्हारे साथ डंजन में गया था, तुम वहाँ से जिंदा वापस आए लेकिन मेरा भाई जिंदा नहीं आया। वो दोबारा से चिल्लाकर उसे कहती है चलो जल्दी से बोलना शुरू करो, वहाँ पर क्या हुआ था। रैन कहता है ये नाम सुना सुना लगता है कि मैंने इसके भाई का नाम पहले सुना है। उसी वक्त उसे याद आता है इसका भाई तो वही लड़का है जो कि सबसे पहले अपने बड़े से कुल्हाड़ी को लेकर हिडन बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ा था और वही सबसे पहले हिडन बॉस के हाथों से मारा गया था। रैन उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है इतनी रेंज से अगर ये मुझ पर अटैक करती है तो मेरे पास बचने का कोई चांस नहीं है। अगर मैं अपने फैंटम स्किल को भी यूज करता हूँ तो वो भी थोड़ी देर के लिए रहेगा, मुझे नहीं पता कि ये लड़की कब शूट करेगी। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं इसके सवाल का जवाब कैसे दूं। हालांकि मैंने उन सबको वहाँ पर मरते हुए देखा है, वो सारे के सारे हिडन बॉस के हाथों से मारे गए हैं, उनमें से ज्यादातर तो मुझे बचाते हुए मारे गए। लेकिन लास्ट में मैंने उस हिडन बॉस को मार डाला और उन सब लोगों की मौत का बदला ले लिया। लेकिन मैं इस बात को इस लड़की को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इसका भाई वहाँ पर मारा गया। रैन अपने आप में सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, मैं तो एक बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ, क्या मुझे इसे बता देना चाहिए या फिर नहीं? क्या मैं इसे ये बताऊं कि वो सारे लोग मेरी वजह से मारे गए हैं, हालांकि वो सब लोग मुझे वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे थे। अगर मैं उनके साथ वहाँ पर नहीं होता क्योंकि मैं एक कर्स्ड हीलर हूँ यानी कि एक श्रापित हीलर हूँ, मेरी वजह से वो सब लोग बहुत ज्यादा स्लो हो गए। हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, अगर हम लोग वहाँ पर नहीं रुकते, उस मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं करते तो सारे लोग खुशी वापस घर आ जाते। रैन सूखे से कहता है सूखे मुझे माफ कर दो, तुम्हारा भाई उस डंजन के अंदर मारा गया लेकिन ये सारी मेरी गलती नहीं थी। हालांकि मैं भी वहीं पर था, उस मॉन्स्टर का मेरे साथ भी सामना हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें सारी बात नहीं बता सकता। सूखे आगे से रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है मेरा भाई मुझे वापस दो, और साथ ही वो अपनी गन को उसके सामने करते हुए ट्रिगर को दबा देती है। वहाँ पर जबरदस्त गन की आवाज आती है यानी कि गोली चलने की आवाज आती है। सारे लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं वो लड़की तो वाकई में पागल है, उसने गोली चला दी। वो सारे लोग उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं क्या वाकई में रैन को गोली लग गई या नहीं। लेकिन वो सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसकी बुलेट जो उसने अपनी रिवॉल्वर से चलाई होती है वो 2 टुकड़ों में कट जाती है, क्योंकि वो सुरह बालू वाला लड़का अपनी तलवार से उसकी बुलेट को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है। सुरह बालू वाला लड़का सूखे के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मेरा अपना एक गिल्ड है और मैं इस लड़के को अपने गिल्ड में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, इसलिए ये मेरा एक रिक्रूट है, तुम इसे नहीं मार सकती। अगर तुम्हें इसे मारना है तो सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। बाकी के सारे हंटर्स भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम पागल हो, तुम यहाँ पर कहाँ से आई हो, तुम ऐसे किसी को नहीं मार सकती। वैसे भी ये एक रूल है कि एक हंटर दूसरे हंटर को अरीना के बाहर नहीं मार सकता। रैन उन सबसे कहता है सब लोग शांत हो जाओ। उसी वक्त उन्हें गाड़ी के चलने की आवाज आती है, एक गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। वो सारे उस गाड़ी को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि हंटर एसोसिएशन से कोई यहाँ पर आया है, लगता है कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम से कोई यहाँ पर आ गया है, वो लोग यहाँ पर हेल्प भेज रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी मेन अटैक फोर्स को यहाँ पर भेजा है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और गाड़ी के अंदर से एक ऑफिसर निकलता है और वो अपने साथी से कहता है चलो जल्दी से स्पीकर मुझे दो। हंटर्स कहते हैं ये सारे एसोसिएशन वाले यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। उनमें से एक कहता है मैं आगे जाता हूँ और इनसे जाकर हेल्प लेता हूँ ताकि हम लोग इस साइको लड़की को पकड़ सके, वरना
ये तो इस लड़के को मार डालेगी। लेकिन दूसरा हंटर उसे कहता है जरा रुक जाओ, लगता है कि उसके पास एक स्पीकर है, वो कुछ कहने वाला है। वो ऑफिसर स्पीकर में उन सबसे कहता है जो लोग जहाँ पर मौजूद हैं वो सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सारे लोग यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पर एक डंजन गेट ओपन होने वाला है और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, तुम सब लोग उनका सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ से जल्दी निकलो, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई डंजन गेट ओपन हुआ तो तुम सब लोग उस डंजन गेट के अंदर अपने आप सक हो जाओगे और नहीं बच पाओगे। और अगर मैं सच्ची बताऊं तो फॉरगॉटन सी की डंजन जहाँ पर ओपन होने वाली है, यानी कि वो पोर्टल जहाँ पर ओपन होगा, सारे लोग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कुछ हंटर्स जो होते हैं जिन्हें फॉरगॉटन सी डंजन के बारे में नहीं पता, वो कहते हैं हमारा फॉरगॉटन सी डंजन के पोर्टल से क्या ताल्लुक है, हमने अभी भी एक मॉन्स्टर को मारा है, हम लोग तो वैसे भी यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि पोर्टल जहाँ पर ओपन होता है तो उसे ओपन होने दो। इस सारे ऐलान का हमसे क्या ताल्लुक है। उनका गिल्ड लीडर चिल्लाकर उन सबसे कहता है तुम सब लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, तुम्हें फॉरगॉटन सी वाली डंजन के बारे में नहीं पता, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई पोर्टल ओपन होता है तो इसका मतलब इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सारी उस पोर्टल के अंदर चली जाएंगी। साथ ही उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं, वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और अपनी चेस्ट में डालकर अपने आप को मार डालता है। और साथ ही सी ऑफ फॉरगॉटन के बॉस मॉन्स्टर को भी दिखाते हैं जो कि अपनी डंजन के अंदर बैठा होता है। उसकी आंखों की तरफ दिखाते हैं, वो अपनी आंखें खोलता है और एक पोर्टल को एक्टिवेट करता है। हंटर एसोसिएशन वाले जो लोग जहाँ पर आए थे वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आए जो मॉन्स्टर क्या कर रहा है, ये तो थोड़ी देर पहले मर चुका था। दूसरे वाला उसे कहता है लगता है अपनी बची कुछ एनर्जी को यूज करके फॉरगॉटन सी के पोर्टल को फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी देर में वहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाता है। गिल्ड लीडर अपने लोगों से कहता है अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, हम लोग यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे, हम सब लोग इस डंजन के अंदर खींचे चले जाएंगे। दूसरा हंटर उसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो कभी किसी डंजन के अंदर इस तरह लोग नहीं खींचे जाते। बाल वाला लड़का उसे कहता है 50 साल पहले इस तरह की एक डंजन ओपन हुई थी, इसी वजह से इसे फॉरगॉटन सी की डंजन कहते हैं। सब लोग इस बारे में भूल चुके हैं, असल में जो डंजन रियल होती है उस डंजन के अंदर जब पोर्टल ओपन होता है तो हम लोग अपने आप उसके अंदर खींचे चले जाते हैं। अब तो ये सारी डंजन सिस्टमैटिक हो चुकी है, इसी वजह से हम लोग अपनी मर्जी से डंजन के अंदर जा सकते हैं। इस डंजन के बारे में सब लोग भूल चुके हैं। सुरख बाल वाला लड़का आगे बढ़ता है और कहता है अब जबकि ये पोर्टल ओपन हो चुका है और हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते तो चलो फिर ठीक है, इस डंजन को जाकर क्लियर करते हैं। डंजन का गेट ओपन होने के बाद उन सबको अपने अंदर शक करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो सारे उस पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं, जबकि रैन ज़ॉम्बी से कहता है ज़ॉम्बी मेरा हाथ पकड़ लो। हंटर एसोसिएशन वाले लोग भी अपनी गाड़ी के पास होते हैं और वो कह रहे होते हैं अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग अपनी गाड़ी के साथ ही इस डंजन के अंदर चले जाएंगे। उसके साथी उसे कहती है मैनेजर अब हम लोग क्या करेंगे। वो उसे कहता है अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और वो सारे के सारे लोग जितने भी वहाँ पर मौजूद होते हैं वो सारे उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। रैन और ज़ॉम्बी दोनों भी उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में उस डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है फॉरगॉटन सी का, जहाँ पर एक रेगिस्तान होता है और सामने पिरामिड्स होते हैं, जैसे कि मिस्र के पिरामिड है बिल्कुल वैसे ही। वो सारे लोग उस रेगिस्तान के अंदर जाकर गिरते हैं। वहीं पर ज़ॉम्बी को भी दिखाते हैं, ज़ॉम्बी वहीं पर होती है लेकिन इनके साथ रैन नहीं होता। रैन अभी तक उस पोर्टल के अंदर ही होता है। रैन के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है जरा सब्र करो, तुम्हारे लिए डंजन को लोड किया जा रहा है। रैन कहता है क्या मैं अभी पोर्टल के अंदर हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं डंजन के अंदर क्यों नहीं गया। फिर से उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही रैन को किसी लड़की की आवाज आती है, वो लड़की उसे कहती है सॉरी मास्टर रैन, मैंने अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए सिर्फ आपको ही यहाँ पर लेकर आ सकी हूँ, बाकी सब लोगों को नहीं ला सकी। रैन कहता है कौन है यहाँ पर, कौन मुझसे बात कर रहा है। वो लड़की उसे कहती है और मुझे लगा था कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ेगा। रैन उसे कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, अपने बारे में बताओ तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है। वो लड़की उसे कहती है मेरा नाम डोरिस है और मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हूँ, मैं यहाँ पर आपके लिए गाइड के तौर पर काम करूंगी और आप इस वक्त स्काई टावर में हैं। रैन अपने सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने एक बड़ा सा टावर होता है। ये वही टावर है जहाँ पर जितने फ्लोर्स को ये क्लियर करेगा उतना इसका रैंक होगा। रैन उसे कहता है मैं स्काई टावर में क्या कर रहा हूँ, मुझे तो सी ऑफ फॉरगॉटन में जाना चाहिए था। अच्छा चलो ये बताओ बाकी सब लोग कहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर कैसे आया। डोरिस उसे कहती है बाकी के सारे फॉरगॉटन सी डंजन के अंदर है, सिर्फ आप ही यहाँ पर आए हैं। रैन उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर अकेला क्यों आया हूँ, बाकी के साथ क्यों नहीं आया। डोरिस उसे कहती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। रैन उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। डोरिस उसे कहती है अगर कोई नॉर्मल इंसान होता वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता। रैन उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे सब बात से फर्क पड़ता है कि मैं स्पेशल हूँ या नहीं। डोरिस उसे कहती है मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ, क्या आप इस सच के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी माँ के साथ क्या हुआ था, आपकी माँ की मौत कैसे हुई। रैन जो कि आगे की तरफ चलता जा रहा होता है वो ये बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है और कहता है तुम्हें मेरी माँ की मौत के बारे में क्या कुछ पता है। डोरिस उसे कहती है मुझे सब कुछ पता है, जहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि डोरिस से छुपी हुई हो। डोरिस को यह भी पता है कि आप स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि उस दिन डंजन के अंदर आपकी सारी की सारी टीम मारी गई थी सिर्फ आपको छोड़कर। और डोरिस ये भी जानती है कि कुछ देर पहले एक लड़की ने आपके ऊपर गन तानी हुई थी, वो आपको मारना चाहती थी क्योंकि उसका भाई आपकी वजह से मारा गया। ऐसा उसे लगता है कि आप भी उस रंजन के अंदर थे और आपकी वजह से उसका भाई मारा गया है। डोरिस उसे कहती है तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसा दिखाते हैं जैसे तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा शांत हो, लेकिन मुझे पता है कि अंदर से तुम बहुत ज्यादा जल रहे हो। तुमने अपने सारे दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है, उन सबकी मौत का भार तुम्हारे कंधों पर है, इसलिए तुम हमेशा ऐसी कोशिश करती हो कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सको कि तुम्हारे होते हुए दोबारा कोई ना तुम्हारे सामने मरे। इसी वजह से शायद तुमने उस असैसिन लड़की जो कि हांगटू ग्रुप की मेंबर थी जिसका नाम लूमी था उसको भी चैलेंज किया था। रैन उसे कहता है बस करो, मुझे ये सब कुछ जानने में
दिलचस्पी नहीं, मुझे बस इतना बताओ तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। डोरिस उसे कहती है ये बात तो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि तुम एक डबल अवेकनर हो, यानी कि नॉर्मल इंसानों से हंटर्स जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, और तुम हंटर्स से भी ज्यादा स्पेशल हो क्योंकि तुम एक डबल अवेकनर हो। जितनी तुम्हारे अंदर नफरत है और जितना तुम्हारे अंदर गुस्सा है और साथ ही तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पछतावा है, इन तीनों फीलिंग्स को लेकर अगर तुम फॉरगॉटन सी की डंजन के अंदर चले भी जाते हो तो तुम्हारे सारे के सारे साथी तुम्हारे सामने मारे जाएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग तुम्हें यहाँ पर स्काई टावर में लेकर आए हैं ताकि तुम अपना रास्ता खुद से तलाश कर सको, तुम अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सको। अगर हम लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए स्काई टावर को स्टार्ट कर देती हूँ। मैं तुम्हारे लिए इसके फर्स्ट लेवल को ओपन करती हूँ और साथ ही डोरिस उसके एवोल्यूशन मोड को एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही वो उसके एवोल्यूशन मोड को एक्टिवेट करती है वो सारे का सारा स्काई टावर रेड कलर में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट सीन फॉरगॉटन सी डंजन का दिखाया जाता है। वो सारे लोग जो पोर्टल से नीचे गिरे हैं उसमें से कोई अपने सर को पकड़ बैठा होता है, कोई अपनी टांगों को, फिर गिरने की वजह से उन्हें चोट लगी होती है। जबकि जाओ भी उठकर खड़ी होती है और रैन को ढूंढ रही होती है। जाओ भी कहती है रैन तो मेरे साथ ही था, फिर वो अचानक वहाँ जहाँ से कहाँ पर चला गया। जाओ भी आगे बढ़ती है और एक हंटर से पूछती है क्या तुमने ज़ेंग रैन को देखा है, रैन कहाँ पर है। वो हंटर उसे कहता है नहीं मैंने उस लड़की को नहीं देखा, तुम उसी लड़के की बात कर रही हो ना जिसने बाहर उस मॉन्स्टर की शील्ड को तोड़ा था। जब से हम लोग इस डंजन में आए हैं हमने उसे नहीं देखा। वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो उनके सामने सूखे खड़ी होती है। वो हंटर उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एसोसिएशन का मैनेजर भी उनके साथ ही अंदर आ जाता है। वो उनसे कहता है तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, बहुत ही जल्दी यहाँ पर मॉन्स्टर आ जाएंगे, हम सबको उनके साथ फाइट करना होगी, लोग आपस में फाइट नहीं कर सकते। सुरख बालू वाला लड़का उसे कहता है फर्स्ट वेव मॉन्स्टर्स का क्या मतलब है, क्या हमें यहाँ पर छोटे मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगी, बॉस कहाँ पर है। एसोसिएशन का मैनेजर उन सबसे कहता है मेरी बात का यकीन करो, हालांकि मैं एक हंटर नहीं हूँ लेकिन मैं एसोसिएशन में काम करता हूँ, इसलिए मुझे इन सब के बारे में बहुत कुछ पता है। मैंने फॉरगॉटन सी की डंजन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। यहाँ पर थोड़ी देर में मॉन्स्टर्स की फर्स्ट वेव आएगी, वो मॉन्स्टर्स हम पर अटैक करेंगे और उसके बाद बहुत ही जल्दी यहाँ पर बॉस भी आ जाएगा, इसलिए हम सब लोगों को तैयार होना होगा। उसी वक्त एक जोरदार हवा चलती है और सामने से मिट्टी उड़ती हुई आती है। वो सारे लोग कहते हैं लगता है कि सब कुछ स्टार्ट हो गया है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। एसोसिएशन वाला मैनेजर उन सबसे कहता है मैंने इस बारे में सुन रखा है कि जब हमारे सामने येलो डस्ट उड़ती हुई नजर आएगी तो उसी के साथ गुम हुए लोगों के सामने सी और सैंड के गार्ड्स उनके सामने अपीयर होंगे। तो थोड़ी देर में उनके सामने एक बड़ा सा गार्ड सामने खड़ा होता है। उस गार्ड के पंख भी होते हैं और उसके हाथ में एक बड़ा सा ग्रिमवार होता है, यानी कि एक बुक होती है। वो उन सबसे कहता है तुम सब लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, कौन हो तुम सब लोग। वो सारे हंटर्स उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इसका नाम त्रोथ है, ये इजिप्शियन गार्ड में से एक गार्ड है, इसे मौत का देवता भी कहा जाता है। इसके हाथ में ग्रिमवार है जिसके अंदर सभी लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों ने मरना है। इसके अलावा इसे इस रेत के समुद्र यानी फॉरगॉटन सी डंजन का गेट कीपर भी कहा जाता है। त्रोथ उन सबसे कहता है तुम सब लोग कौन हो, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और कहाँ पर जा रहे हो। त्रोथ उनके सामने अपनी बुक को खोलता है और उसमें से लाइट चमकता है। उनके सामने अपनी विजडम को दिखाने के लिए कुछ बड़े बड़े मंत्र बोलता है और साथ ही उन सबसे कहता है अब जबकि गॉड ऑफ त्रोथ यहाँ पर आ चुका है, मैं तुम सब लोगों के लिए तुम्हारे लिए जजमेंट को पास करूंगा। मैं तुम्हारे अंदर जांच कर देखूंगा कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, तुम लोग अपने आप को मुझसे छुपा नहीं सकते। वो सारे त्रोथ की बात सुनने के बाद कहते हैं आहिर जी क्या बकवास कर रहा है, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, और ये यहाँ पर कर क्या रहा है, ये हमारे सामने क्यों आया है, अगर इसने हम पर अटैक नहीं करना तो। यहाँ पर जो सैंडस्टॉर्म है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मेरी तो हेल्थ अभी तक रिकवर नहीं हुई पहले वाले अटैक की वजह से। गिल्ड लीडर उन सबसे कहता है सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, हम सब लोग मॉन्स्टर्स का मुकाबला करेंगे। अगर यहाँ पर कोई मॉन्स्टर्स आते हैं उसका टेक्नीशियन से कहता है बॉस यहाँ पर सैंडस्टॉर्म बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, क्या हम लोग अभी भी आगे बढ़ेंगे। सुरख बालू वाला लड़का उन सबसे कहता है तुम लोग तो बहुत ज्यादा डरपोक हो, चलो फिर मेरी तरफ देखो मैं कैसे आगे बढ़कर इस तोत को मारता हूँ। सुरख बालू वाला लड़का अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड निकालता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि तोत उसे कहता है जिन लोगों के दिल में बुराई होगी वो मेरी जजमेंट को संभाल नहीं पाएंगे, उसका वेट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और साथ ही वो अपने ग्रिमवार को ओपन करता है, उसके अंदर से बहुत ही तेज लाइट निकलती है, रोशनी का एक बड़ा सा टावर बन जाता है। तो उन सबसे कहता है अब मैं तुम सब के ऊपर अपनी जजमेंट को नाजिल करने वाला हूँ, देखते हैं तुम में से कितने लोग अच्छे हैं और कितने लोग बुरे हैं, कौन पास होते हैं और कौन फेल होते हैं। साथ ही नेक्स्ट सीन स्काई टावर का दिखाया जाता है जहाँ पर रैन उन मॉन्स्टर्स को मार रहा है। रैन अपने सामने आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कंग्रेचुलेशंस, तुमने 9th फ्लोर को क्लियर कर लिया है। हर फ्लोर पर उसे छोटे मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है और वहाँ पर एक बॉस भी होता है। अब रैन 10वें फ्लोर पर जाने वाला है। रैन कहता है 9th फ्लोर तक पहुँचना तो बहुत ज्यादा आसान था, मुझे लगा था कि स्काई टावर काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। रैन कहता है ये स्काई टावर तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जितना हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं उतना ज्यादा लेवल अप होता जाता है, यानी कि मॉन्स्टर्स ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। मुझे ये नहीं पता कि स्काई टावर्स के ऊपर मंजिलें कितनी है, यानी कि इसके इतने ज्यादा फ्लोर्स हैं, लेकिन मुझे इस टावर के सिस्टम के बारे में बताया कि जब हम लोग 10वें फ्लोर तक पहुंचने हैं तो हमें फ्लोर के बॉस से फाइट करना पड़ती है। 10वें फ्लोर पर सिर्फ एक ही बॉस होता है, छोटे मॉन्स्टर्स नहीं होते। जैसे ही हम लोग उस बॉस मॉन्स्टर को मार देते हैं तो हमारे सारे के सारे रिवार्ड्स को कैलकुलेट किया जाता है और हमें नई एबिलिटीज मिलती हैं। रैन सीढ़ियां चढ़ते हुए 10th फ्लोर की तरफ चला जाता है और कहता है लगता है कि मैं 10th फ्लोर तक पहुंच चुका हूँ, चलो फिर चल के बॉस को देखते हैं कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रैन कहता है अब पता नहीं ये बॉस कैसा होगा, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक वाला होगा। वो जैसे ऊपर जाता है तो सामने एक बंदा अपनी तलवार रखकर बैठा होता है। उस बॉस का नाम स्कारलेट सोल डिफेंडर होता है। वो एक ह्यूमनॉइड टाइप का मॉन्स्टर होता है। रैन जब वहाँ पर 10th फ्लोर पर पहुंचता है वो कहता है चलो फाइनली कोई तो यहाँ पर आया जिसने इस मोड को एक्टिवेट किया है, मुझे तो पता नहीं कितने साल हो गए किसी के साथ फाइट किए हुए। रैन जल्दी से अपने डैगर्स निकाल लेता है और कहता है ये मॉन्स्टर तो इंसानों की भाषा बोलता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। रैन कहता है मुझे तो लगा था कि 10वें फ्लोर का मॉन्स्टर बहुत ज्यादा वीक होगा, लेकिन ये मॉन्स्टर तो इंसानों की भाषा बोल सकता है, यानी कि ये एक इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है। ये तो सिर्फ अभी 10वां फ्लोर है, 20वें फ्लोर पर पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर मिलेगा। स्कारलेट सोल डिफेंडर से कहता है इस मोड ने मुझे पता नहीं कितने सालों से यहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ है, तो मुझे याद भी नहीं मुझे यहाँ पर कितने ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन है अब मुझे फाइनली किसी के साथ फाइट करने को मिलेगी और साथ में किसी के साथ बात भी कर सकता
करता हूँ। बोलकर खड़ा हो जाता है और कहता है बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं हंटर्स में से जिन्हें डबल वेकनिंग मिलती है और वो इवोल्यूशन मोड को एक्टिवेट करते हैं और मुझे फाइट करने का मौका मिलता है। स्कारलेट बॉस से कहता है तुम्हें मुझे मारना होगा ताकि तुम अगले फ्लोर तक जा सको बाकी के इंसानों की तरह जो कि यहाँ पर आए थे। अगर तुम मुझे हरा नहीं सके तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। रैन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर 10वें फ्लोर पर फंसना नहीं है, मुझे ऊपर जाना है। स्कारलेट बॉस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वो उसके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारे किसी एवरेज बॉस जैसा नहीं हूँ, मुझे तुम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मेरे पास इंटेलिजेंस है यानी कि मैं तुम्हारे अटैक्स को काउंटर अटैक कर सकता हूँ। रैन उसे कहता है डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर बॉस होते हैं वो भी तुम्हारी तरह के ही होते हैं, तुम सिर्फ बात कर सकते हो और वो बात नहीं कर सकते। तुम में और उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चलो जल्दी से बातें खत्म करो और अटैक करो। स्कारलेट बॉस कहता है तुम तो बहुत ही बुरे हो और बहुत ही बदतमीज हो, अगर तुम ऐसे चाहते हो चलो फिर ठीक है मैं अटैक करता हूँ। और वो अपनी तलवार को उठाता है और उसके ऊपर घुमाकर स्लैश लगाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार को घुमाकर रैन के ऊपर अटैक करता है रैन अपनी फैंटम स्किल को एक्टिवेट करता है और उसकी तलवार उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। साथ ही रैन जंप करते हुए उसके ऊपर चला जाता है और उसे कहता है तुम तो मेरे शैडो को भी नहीं पकड़ सकते और मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा टफ हो। रैन उसे कहता है तुम तो मेरे शैडो को भी नहीं पकड़ सकते, तुम मुझे क्या मारोगे। और साथ ही रैन अपने डैगर को उसके कंधे में दंसा देता है जिससे उसका ब्लड निकलता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बॉस अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देता है जिससे एक जबरदस्त प्रेशर बनता है और रैन उसके ऊपर से पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है इसकी तलवार का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, ये तो एक फायर टाइप का एलिमेंट है और ये बॉस भी मुझे बेजर्क टाइप का बॉस लगता है। नेक्स्ट सीन इन दोनों डंजन्स के बाहर का दिखाया जाता है क्लोवर गिल्ड का, जहाँ पर क्लोवर गिल्ड की बॉस बैठी न्यूज पार्टी होती है। यहाँ पर उसे न्यूज में दिखाया जा रहा होता है सिटी एच में जहाँ पर सेज मोड का एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ था और हमारे बहुत सारे हंटर्स उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे। जब उन्होंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया वहीं पर फॉरगेटन सी डंजन का गेट ओपन हुआ और वो सारे के सारे उस डंजन के अंदर खींचे चले गए। थोड़ी देर के बाद उसकी असिस्टेंट अंदर आती है और कहती है बॉस मैं कुछ इन्फॉर्मेशन फाइल्स लेकर आई हूँ जो कि सीधी एसोसिएशन से आई है, उन्होंने रिपोर्ट दी है। इन फाइल्स के अंदर उन सारे हंटर्स के नाम है जो कि फॉरगेटन सी डंजन के अंदर खींचे गए हैं और हमारी ज़ाओबी का नाम भी इन हंटर्स की लिस्ट में है। वो बॉस से पूछती है बॉस अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाएंगे। बॉस उसे कहती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, हमारी ज़ाओबी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो फॉरगेटन सी डंजन के अंदर अपना ख्याल रख सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पर उसे बचाने के लिए जाएंगे क्योंकि हम लोग अपने किसी मेंबर को इस तरह नहीं छोड़ सकते। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, फॉरगेटन सी की डंजन को क्लियर करने के बाद हमारे क्लोवर गिल्ड का नाम फिर से रोशन हो जाएगा, हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जाओ और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को इकट्ठा कर लो, हम सब लोग मिलकर फॉरगेटन सी डंजन के अंदर जाने वाले हैं। एसोसिएशन की तरफ से यही लिस्ट हांगटू गिल्ड वालों को भी दी जाती है। बॉस अपने सामने उस लिस्ट को रख के बैठा होता है जबकि वो लूमी का दोस्त से कहता है बॉस अब हम लोग क्या करेंगे, सूखे भी अंदर चली गई है, हम लोग उसे बचाने के लिए डंजन के अंदर जाएंगे। हांगटू गिल्ड का लीडर यानी कि बॉस से कहता है उस लड़की के बारे में मुझे जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और वैसे भी मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हमारा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं, हमने उसे ऐसे ही अपने ग्रुप को ज्वाइन करने दिया है। और दूसरी रही बात उस डंजन के अंदर जाने की, हम लोग वहाँ पर जरूर जाएंगे क्योंकि हमारा हांगटू ग्रुप इस पूरे सिटी का सबसे बड़ा ग्रुप है। अगर हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। जाओ जाकर हमारे सारे साथियों को इकट्ठा करो, हमारे पास जितने भी हंटर्स अवेलेबल है उन सबको गैदर करो, हम सब लोग एक टीम बनाकर फॉरगेटन सी डंजन के अंदर जाएंगे और उसे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट सीन फिर से स्काई टावर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो बॉस रैन के ऊपर अटैक करता है और कहता है अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो तुम्हें यहाँ पर होने का हक नहीं है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, तुम अगले फ्लोर पर नहीं बच पाओगे। रैन कहता है हालांकि ये सिर्फ 10वें फ्लोर का बॉस है लेकिन जो बॉस ना पावरफुल है और ऊपर से जो मेरा स्पेशल स्किल जिसका नाम फैंटम है ये भी खत्म होने वाला है। बॉस उसके ऊपर अपनी तलवार से जबरदस्त अटैक करता है, रैन पीछे की तरफ गिर जाता है। पीछे की तरफ गिरने के बाद रैन का फैंटम वाला स्किल खत्म हो जाता है। बॉस उसे कहता है अब जबकि तुम्हारा वो फैंटम वाला स्किल भी खत्म हो चुका है तो क्यों ना तुम मेरे सामने हार मान लो, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डिसपॉइंट किया है, मुझे लगा था शायद यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। रैन उसे कहता है लगता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। रैन उसे कहता है तुम्हारी बॉडी से कोई भी डिमोनिक ऑरा नहीं निकल रहा, अभी अभी जिस बॉस मॉन्स्टर को मैं मार कर आ रहा हूँ वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसकी बॉडी के अंदर से ज्यादा डिमोनिक ऑरा निकल रहा था, उसके मुकाबले में तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसपॉइंट किया है। रैन उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा वीक होगे, यहाँ तक कि तुम्हारी वो तलवार का फायर एलिमेंट वाला अटैक वो भी बहुत ज्यादा वीक था, मैं तो बस तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा था लेकिन तुम मेरे टेस्ट में फेल हो चुके हो। तुम्हारी बॉडी से डिमोनिक ऑरा क्यों नहीं निकल रहा, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ में जो वेपन है उसके अंदर से बहुत सारी डिमोनिक ऑरा निकल रहा है लेकिन तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा कम निकल रहा है। तुम्हें यहाँ पर एक डीमन बॉस बनाया किसने है। स्कारलेट बॉस से कहता है हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं यहाँ पर कैसे आया, यहाँ पे मुझे किसने यहाँ पर छोड़ा है, लेकिन मुझे इतना याद है कि यहाँ पर जितने भी इंसान तुम्हारी तरह के जितने भी इंसान यहाँ पर पहले आए हैं मैं उन सबके साथ फाइट करता रहा हूँ तब तक कि मैं दोबारा से रीसेट नहीं हो जाता, वो लोग मुझे मार देते हैं और मैं फिर से रीसेट हो जाता हूँ और यहीं पर आ जाता हूँ। रैन जल्दी से अपनी सीफन हीलिंग वाली स्किल को एक्टिवेट करता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे पास से कोई खास इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, चलो फिर ठीक है मैं तुम्हारा किस्सा यहीं पर खत्म करता हूँ। स्कारलेट बॉस भी अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बातें करने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर मारने वाला हूँ। बॉस की बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है जो कि स्लैशेस की सूरत में होती है। रैन जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके ऊपर छोटे छोटे कट लगते जाते हैं बॉस की एनर्जी की वजह से, लेकिन रैन ने क्योंकि अपनी सीफन हीलिंग वाली स्किल को एक्टिवेट किया हुआ है इसलिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी पर कट लगते हैं वो साथ ही कट बढ़ते जाते हैं। रैन अपने स्पेशल डैगर को बाहर
निकालता है और कहता है ये वाला डैगर मैंने स्पेशल रखा हुआ है, अब देखना जरा मेरा एक भी अटैक मिस नहीं होगा, मैं सीधा तुम पर अटैक करने वाला हूँ, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं रहा। रैन उसके उस स्पेशल स्किल के बावजूद आगे की तरफ बढ़ता जाता है। हालांकि उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने दोनों ब्लेड्स को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। स्कारलेट बॉस उसे कहता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास एक हीलिंग एबिलिटी है, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा हैरान नहीं हूँ। मैं हैरान इस बात से हूँ कि तुम दो फॉर्म्स को यूज कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे पास दो क्लासेस हैं। तुम अपनी बॉडी को हील भी कर सकते हो और एक असैसिन भी बन सकते हो। स्कारलेट बॉस रैन से कहता है अब जबकि तुमने मेरी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है तो फिर ठीक है, मैं अपनी फुल पावर को यूज करते हुए तुम पर अटैक करता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। रैन उसे कहता है तुम्हें अपनी फुल पावर को मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन रैन अपने एक ही हाथ के साथ उसकी तलवार को रोक लेता है। रैन सिर्फ एक ही हाथ से उसकी बड़ी सी तलवार को रोककर खड़ा होता है और साथ ही अपने हाथ को झटका देते हुए उसकी तलवार को तोड़ देता है और कहता है अगर मैं तुम्हारी इस तलवार को तोड़ देता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ भी बचेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो डिमोनिक ऑरा ही नहीं है। वो अपने ब्लेड को टूटता हुआ देखकर बॉस हैरान हो जाता है और कहता है तुम मेरे ब्लेड को कैसे तोड़ सकते हो, तुम तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। स्कारलेट बॉस कहता है लगता है कि जो मेरे सामने नाटक कर रहा था वीक होने का, मुझे जल्दी से इस पर अटैक करना होगा। अपने दूसरे हाथ को आगे की तरफ करते हुए उसे पंच मारने लगता है, लेकिन रैन अपने डैगर को यूज करते हुए उसके बाजू पर अटैक करता है और उसके बाजू को ही काट देता है। स्कारलेट बॉस उसे मार खाने के बाद सोच रहा होता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि मुझसे ऊपर वाले जो फ्लोर वाले लोग हैं सिर्फ वही इसको हरा सकेंगे। रैन हंसते हुए उससे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम मेरे सामने बहुत ज्यादा वीक हो, मैं तो तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था। अब जबकि मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक कर लिया है, चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें रीसेट कर देता हूँ, तुम्हारे मरने के बाद तुम फिर से रीसेट हो जाओगे। और रैन उसके ऊपर अपने डैगर से जबरदस्त अटैक करता है और उसके दूसरे बाजू को भी काट देता है और साथ ही उसकी टांगों को भी काट देता है, जिससे वो स्कारलेट बॉस नीचे की तरफ गिर जाता है। रैन उसके सर को अपने हाथ से पकड़ता है और उसके सर को स्पाइनल कॉर्ड समेत ही नीचे से उखाड़ लेता है। रैन ने उसके सर को अपने हाथ में पकड़ा होता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि लोगों का टाइम जाया करना यही तुम्हारी बेस्ट एबिलिटी है, क्योंकि तुम्हारे पास फाइटिंग एबिलिटी तो कोई है नहीं। स्कारलेट बॉस उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इस बात के लिए खुश क्यों हूँ, हालांकि मैं तुम्हारे हाथों से हार चुका हूँ। स्कारलेट बॉस रैन से कहता है मुझे तुम्हारी बॉडी से कुछ ऐसी सेंट आ रही है जो कि मेरी बॉडी से आती है, लेकिन मेरे आर्मर और मेरा वेपन ये हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ बैटल करने के लिए हूँ। जब भी यहाँ पर कोई डबल वेकनर आता है तो मुझे उसके साथ बैटल करना होती है। रैन उसके सर को नीचे फेंक देता है और कहता है अगर तुम्हें बस इतना ही कहना है चलो फिर ठीक है, मैं नेक्स्ट फ्लोर पर जा रहा हूँ, हो सकता है कि शायद कभी हम लोग दोबारा मिले। स्कारलेट बॉस का सर नीचे गिरने के बाद कहता है मुझे कुछ चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन वो सारे बहुत ज्यादा ब्लरी हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो किसके हैं। मुझे तुम्हारी तरह का एक हंटर दिखाई देता है जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह का था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। और वो अपनी बैकग्राउंड मेमोरीज में दिखाता है कि वो एक बड़े से आर्मर के सामने जाकर खड़ा होता है, ये वही मॉन्स्टर है, पहले वो एक इंसान हुआ करता था, फिर वो उस आर्मर को पहनकर इस स्काई टावर के अंदर आ जाता है और 10th फ्लोर का बॉस बन जाता है। रैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है ये मुझे कोई मॉन्स्टर नहीं लगता, ये तो एक इंसान की तरह का है। रैन सोच रहा होता है आज ये स्काई टावर किस लिए बनाया गया है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। और साथ ही स्कारलेट बॉस की बॉडी वहाँ से डिस्पियर हो जाती है, यानी कि वो रीसेट हो गया है। 10th फ्लोर को क्लियर करने पर रैन को एक रिवार्ड मिलता है जिसका नाम ब्लड ब्लेड रिमेन्स होता है। इसे कहा जाता है जब तक तुम्हारा ये रिवार्ड तैयार नहीं हो जाता तब तक तुम इसे यूज नहीं कर सकते, जैसे ही तुम्हारा ये रिवार्ड तैयार हो जाएगा तुम इसे अपने ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के साथ फ्यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग बातें कर रहे होते हैं उस पोर्टल के बारे में, फॉरगॉटन सी के पोर्टल के बारे में। वहीं पर एक बंदे को दिखाते हैं जो कि बैठा होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट है फ्लेम ड्रैगन गिल्ड का। वो वहाँ पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा होता है, वो टाइम देखता और कहता है 9 बज चुके हैं, लेकिन वो बंदा अभी तक नहीं आया। नेक्स्ट सीन फॉरगॉटन सी डंजन का दिखाया जाता है जहाँ पर गिल्ड लीडर अपने सारे साथियों से कहता है सभी लोग आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो। वो सारे लोग तोत पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तोत ने अपने ग्रीन वॉल के अंदर से जो लाइट का टावर बनाया होता है वो अभी भी वहीं पर होता है। सब लोग उसे पार करके उसके आगे नहीं जा पा रहे होते। टेक्नीशियन उससे कहता है बॉस वो सुरह बालों वाला लड़का अभी तक उसके अंदर नहीं जा पाया और हमारे सारे मैजिकल अटैक्स भी बिल्कुल बेकार हैं, वो सारे भी उस लाइट को पार करके आगे नहीं जा पा रहे। एसोसिएशन का बंदा कहता है तो ये तोत की पावर है, ये ब्लेसिंग ऑफ सैंड है, ये एबिलिटी बहुत ज्यादा यूनिक है, इस एबिलिटी को कर्सिंग पीरियड भी कहते हैं। सुरह बालों वाला लड़का उससे कहता है ये कर्सिंग पीरियड ये क्या चीज है, ये कौन सी एबिलिटी है। एसोसिएशन वाला बंदा जैसे उसे बताने लगता है साथ ही वो कहता है ये एबिलिटी स्टार्ट हो रही है। सुरह बालों वाला लड़का अपने सर पे हाथ रख लेता है और जमीन पर बैठ जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि वहाँ पर और भी बहुत सारे हंटर्स होते हैं जो कि अपने सर पे हाथ रखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो तोत की तरफ देखती है और कहती है तो इसने अपने सामने सैंड की एक बड़ी सी वॉल बनाई हुई है ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, जबकि इसने इतना बड़ा सा स्पेल क्रिएट कर लिया है। लेकिन साथ ही साथ भी हैरान भी होती है, साथ भी कहती है हम में से बहुत सारे इसके स्पेल की वजह से इफेक्टिव हुए हैं, लेकिन मेरे ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा। काफी सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर इस स्पेल का असर नहीं हो रहा। एसोसिएशन वाला मैनेजर आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल मैजिक है, ये चूजिंग मैजिक है। तोत को क्योंकि इजिप्शियन गार्ड्स में से एक गार्ड माना जाता है, यानी गार्ड ऑफ विजडम माना जाता है। ये 3 मैजिक्स में से एक मैजिक को यूज कर रहा है जिसका नाम मैजिक ऑफ कन्विक्शन है। इसका मैजिक स्पेल बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये हमारे आधे हंटर्स के ऊपर इफेक्ट करेगा जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे और उनके मरने के बाद यही वाला श्रापित स्पेल बाकियों के दिमाग के ऊपर भी इफेक्ट करेगा और वो भी आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे। इस तरह कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इस श्रापित स्पेल को तोड़ने का भी एक तरीका है। अगर हमारे पास हीलिंग मैजिक है, अगर हमारे हीलिंग स्पेल्स इसके श्रापित स्पेल से ज्यादा ताकतवर होंगे तो हम लोग इसके श्रापित स्पेल से निकल सकते हैं। इसी तरह ये हमें जज करता है, अगर हमारी पावर्स इससे ज्यादा होंगी हम अपने आप को हील कर सकेंगे तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, ये हमें कुछ भी नहीं कहेगा। गिल्ड लीडर उसकी बात सुनने के बाद अपने साथी से पूछता है क्या हमारे हीलर्स इस कर्ज को उठा सकते हैं, क्या वो इस श्रापित स्पेल का मुकाबला कर सकते हैं। उसके साथ वाली लड़की उसे कहती है नहीं बॉस ये सारे लोग नहीं
कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी अभी सिटी एच में उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे। सबकी पावर बहुत ज्यादा कम रह चुकी है। हम लोग इस वक्त इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसके श्रापित स्पेल का मुकाबला कर सके। ज़ॉम्बी कहती है अब जबकि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग हीलर्स नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। हमें अपने कुछ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर्स को आगे बेचना होगा ताकि वो उसकी विंड वाली वाल को तोड़ सके। तो उसने अपने सामने हवा का एक बड़ा सा बवंडर बना रखा है। अगर हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग हंटर्स को आगे बेचकर इसके इस हवा के बवंडर को चीर सके तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़कर इस तोत को मार सकते हैं। लेकिन हमें ये सब कुछ बहुत ही जल्दी करना होगा। जैसे ही हम लोग इसके इस बवंडर को खत्म करेंगे उसी के साथ हमें आगे बढ़कर तोत पर अटैक करना होगा, इससे पहले कि वो दोबारा से अपने श्रापित स्पेल को एक्टिवेट करे। एसोसिएशन का मैनेजर उसे कहता है अगर हम लोग तोत के इस हवा के बड़े से बवंडर को पार भी कर लेते हैं तो भी हमारे पास एक तीसरा मसला है। तोत के पास एक और स्पेशल पावर है जिसे द रियल इल्यूजन कहते हैं। हमें नहीं पता कि असली वाला तोत कहाँ पर है। हम लोग अगर इस पर अटैक करते हैं तो हमें नहीं पता कि यही असली वाला है या नहीं। एसोसिएशन का मैनेजर उसे अभी यही सारी बातें बता रहा होता है कि उसी वक्त उसके ऊपर भी कर्स वाला स्पेल काम कर जाता है और वो अपने सर को पकड़कर वहीं पर गिर जाता है। ज़ॉम्बी आगे बढ़ती है और कहती है मास्टर ली आपको क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस तोत ने अपने श्रापित स्पेल के साथ तुम्हें भी कर्स कर दिया है? गिल्ड लीडर कहता है क्या वाकई में हमारे पास कोई भी ऐसा हीलर नहीं है जो कि हमें यहाँ पर बचा सके? क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी हीलर नहीं हुआ तो हम लोग तोत को नहीं रोक पाएंगे और हम लोग यहीं पर इसी डंजन के अंदर मारे जाएंगे। अगर हम लोग इस डंजन के अंदर मर जाते हैं तो इसका मतलब हम रियल लाइफ में भी मर जाएंगे। वो अपने बाकी के साथियों की तरफ देखता है तो वो सारे भी उसके हवा के बवंडर के साथ फाइट कर रहे होते हैं लेकिन उससे आगे नहीं निकल पा रहे होते। गिल्ड लीडर कहता है ऐसा नहीं चलेगा, हमारे सारे साथी इस तरह तो मारे जाएंगे, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। गिल्ड लीडर जल्दी से अपनी तलवार निकालता और कहता है उसका हवा का बवंडर बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, हमारे करीब आता जा रहा है, हम सब लोग इससे नहीं बच पाएंगे, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। गिल्ड लीडर भागता हुआ अपनी तलवार को हाथ में लेकर आगे की तरफ बढ़ता और कहता है मैं अपने सारे साथियों को उस हवा के बवंडर से बाहर निकाल लाऊंगा। गिल्ड लीडर भागता हुआ उस हवा के बवंडर के पास चला जाता है लेकिन जैसे ही उस पर अटैक करने लगता है तो उसे कहता है तुम्हारे जैसे हंटर्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी लिमिट क्या है। और साथ ही वो अपने हवा के बवंडर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से गिल्ड लीडर पीछे जाकर गिरता है। गिल्ड लीडर पीछे जाकर गाड़ी के साथ गिरता है। ये वही गाड़ी है जो कि एसोसिएशन के मैनेजर की थी और वो गाड़ी भी उनके साथ ही अंदर आ गई थी। गिल्ड लीडर अपने पीछे की तरफ देखकर उस गाड़ी को देखकर बहुत सा हैरान हो जाता है। तो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने बवंडर को और भी ज्यादा फैलाता जा रहा होता है लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं गिल्ड लीडर उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और उस गाड़ी को चलाता हुआ उसके बवंडर की उस दीवार को पार करते हुए आगे आ जाता है। बाकी के सारे हंटर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये गाड़ी तो उस हवा के बवंडर को पार कर सकती है। वो गाड़ी आगे चली गई है। गिल्ड लीडर अपनी गाड़ी को उस बवंडर के पार ले जाता है और अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर अपनी तलवार को निकाल लेता है और कहता है ये हमारे लिए उम्मीद की आखिरी किरण है, मुझे इसको मारना ही होगा ताकि मैं अपने सारे के सारे गिल्ड मेंबर्स को बचा सकूं। गिल्ड लीडर अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम एडवांस डीमन स्वर्ड होता है। वो अपनी तलवार को यूज करते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगाता है और उस तोत को सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है। गिल्ड लीडर तोत से कहता है मुझे पता था कि जब तक तुम्हारे इर्द गिर्द वो बवंडर वाली वाल है तब तक हम लोग तुम तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जैसे ही हमने उस दीवार को गिरा दिया यानी कि तुम्हारे बवंडर को डिस्ट्रॉय कर दिया और हम पार आ गए, तुम्हारे ऊपर हमारे फिजिकल अटैक्स काम कर सकते हैं। ज़ॉम्बी ये अटैक देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इसने न सिर्फ अपनी तलवार के एक ही स्लैश के साथ उसके हवा के बवंडर को भी चीर दिया बल्कि उसके डिफेंसेस को खत्म करते हुए उस बॉस मॉन्स्टर को भी मार दिया है, यानी कि तोत को भी मार दिया है। जैसे ही वो तोत पर अटैक करता है तोत वहाँ से गायब हो जाता है। तोत के गायब होने के साथ ही हवा का बवंडर भी वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन साथ ही गिल्ड लीडर जी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जैसे ही वो साइड पर देखता है तो तोत उसके सामने खड़ा होता है। गिल्ड लीडर कहता है ये तो यहाँ पर आया तो फिर मैंने किसको मारा था? लगता है कि इसने अपनी थर्ड एबिलिटी को यूज किया है जो कि द रियल इल्यूजन थी। इसकी इल्यूजन इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि मुझे लगा कि इसकी रियल बॉडी है। तोत वापस आने के बाद गिल्ड लीडर से कहता है क्योंकि तुमने मुझ पर अटैक किया है अब इसलिए तुम्हें मरना होगा, और साथ ही वो अपने पास से अपने पंजे को यूज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ाता है। तोत अपने पास से ब्लैक मैजिक को यूज कर रहा है जिसकी वजह से उसने डार्कनेस का एक बड़ा सा हाथ बनाया होता है जिसकी मदद से वो गिल्ड लीडर पर अटैक कर रहा है। गिल्ड लीडर उसके आगे आगे भाग रहा होता है ताकि उसके हाथ को डॉज कर सके। गिल्ड लीडर उसके हाथ से बचता हुआ आगे की तरफ भाग रहा होता है और कहता है ये तो डार्क मैजिक है कि हम लोग अभी तक फॉरगॉटन सी डंजन के अंदर हैं। अगर यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं तो इसका मतलब हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, हम सब लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। उसी वक्त डार्की आगे बढ़ता है। डार्की क्योंकि एक समन क्रीचर है, वो भी डार्क मैजिक से बुलाया गया एक क्रीचर है। डार्की जल्दी से आगे बढ़ता है और तोत के ऊपर अटैक करता है। वो उसके हाथ के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से तोत के हाथ से उसकी छड़ी गिर जाती है। गिल्ड लीडर भी रुक जाता है और कहता है अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था? मैंने थोड़ी देर पहले इसके इस डार्क मैजिक वाले पंजे के ऊपर अटैक किया था लेकिन ये डिसअपियर नहीं हुआ था, लेकिन अभी इस ब्लैक वुल्फ ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये डिसअपियर हो गया। कहीं इसका ताल्लुक इसकी छड़ी के साथ तो नहीं है? गिल्ड लीडर कहता है मुझे इसकी वीकनेस के बारे में पता चल गया है, इसकी छड़ी ही इसकी वीकनेस है। जब तक इसकी छड़ी इसके हाथ में रहेगी तब तक ये अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। डार्की और तोत दोनों ही आपस में फाइट कर रही होती है जबकि गिल्ड लीडर ज़ॉम्बी से कहता है जल्दी से इसकी छड़ी को उठा लो, अगर हम इसी की छड़ी के साथ इसके ऊपर अटैक करेंगे तो इसे वाकई में डैमेज होगा, हम लोग ऐसे इसे हरा सकते हैं, इसके अलावा इसे हराने का और कोई भी रास्ता नहीं है। ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए डार्की से कहती है डार्की जल्दी से उस छड़ी को उठाकर मेरी तरफ फेंको। डार्की आगे बढ़ता है और उस छड़ी को उठाकर ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है। ज़ॉम्बी उस छड़ी को कैच कर लेती है लेकिन जैसे वो उस छड़ी को कैच करती है उससे कुछ पास्ट की मेमोरीज दिखाई जाती है जो कि किसी देवी की मेमोरीज होती है। एक गॉडेस सामने खड़ी होती है जबकि बहुत सारे लोग उसके सामने झुके होते हैं और उसके सामने ऑफरिंग्स पेश कर रहे होते हैं, जबकि वो देवी अपनी पावर्स को यूज करते हुए बहुत सारे स्पाइक्स निकालती है और उन सारे लोगों को मार देती है, यानी कि उन सब की बलि चढ़ जाती है। ज़ॉम्बी कहती है अब मुझे समझ आ गई है कि हमें इस बॉस को कैसे मारना है। ज़ॉम्बी उस स्टैफ को लेकर आगे की तरफ बढ़ती है। तोत भी चलाते हुए अपने एक और स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है और कहता है लॉस्ट सोल मेरी कॉल को सुनो और सब लोग बाहर आ जाओ। वहाँ पर जितने भी लोग मर गए हैं, जितने भी हंटर्स मर गए हैं,
उन सभी की बॉडी से उनकी सोल को निकाल लेता है, जो कि सारी कवे बनकर बाहर निकल आती है। ज़ाओबी उस छड़ी को अपने हाथ में पकड़कर आगे की तरफ बढ़ती है, जबकि ज़ाओबी की छड़ी के अंदर से व्हाइट कलर की कुछ एनर्जी निकल रही होती है। ज़ाओबी अपनी छड़ी को लेकर आगे की तरफ चलती जाती है, जबकि सामने की तरफ से तोत ने अपने पास से बहुत सारी सोल्स को बुला लिया होता है, जो कि कवे बनकर उड़ रही होती है। ज़ाओबी उसे कहती है, गेटकीपर तोत, ये तुम्हारी लास्ट ट्रिक है, इसके बाद तुम्हारे पास और कोई भी ट्रिक नहीं बचेगी। गिल्ड लीडर भी चिल्लाते हुए उसे कहता है, ज़ाओबी जल्दी से वापस आ जाओ, ये बॉस अपने अल्टीमेट मूव को यूज करने वाला है, तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगी। लेकिन ज़ाओबी उसकी बात नहीं सुनती और वो आगे की तरफ चलती जाती है। वो सारे कवे आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके सामने आगे चलती जाती है और जितने भी कवे उसकी व्हाइट रोशनी के साथ टकराते हैं वो सारे वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जबकि उसकी छड़ी के अंदर से जो व्हाइट कलर की रोशनी निकल रही होती है वो सीधी जाकर तोत पर पड़ती है और तोत भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उस व्हाइट एनर्जी की वजह से तोत की बॉडी पर बहुत ज्यादा डैमेज होता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और उनके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुम लोगों ने फॉरगेटन सीक डंजन के गेटकीपर को हरा दिया है। जबकि ज़ाओबी से कहा जाता है कि तोत को मारने पर तुम्हें उसकी छड़ी मिली है, तुम उसकी छड़ी को फ्रीली यूज कर सकती हो। तोत के मरने के फौरन बाद वो सारे लोग जो कि उसके श्रापित स्पेल से इफेक्टेड हुए थे वो सारे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में हम लोग ठीक हो चुके हैं, हमारे ऊपर से श्राप उठ चुका है। और वो सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनकी जान बच गई। तो सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है, मैंने सुना है कि इस लड़की ज़ाओबी और हमारे प्रेसिडेंट यानी कि हमारे गिल्ड लीडर ने इन दोनों ने मिलकर हमारी जान बचाई है और उस तोत को हराया है। तोत को हराने के बाद वहाँ पर सामने एक छोटे पिरामिड के अंदर से एक जबरदस्त रोशनी निकलती है। रोशनी की एक बीम निकल रही होती है, जहाँ पर वो जितने भी बॉस को हराएंगे उस बॉस को हराने पर एक छोटे पिरामिड के अंदर से इसी तरह की रोशनी निकलेगी। गिल्ड लीडर ज़ाओबी से कहता है, चलो शुक्र है हम लोगों ने उसे मार डाला। जबकि ज़ाओबी सोच रही होती है, अब मुझे एक नया वेपन मिल गया है, मेरे पास एक नई छड़ी आ गई है। ज़ाओबी और डार्की दोनों ही बड़ा जबरदस्त स्टाइल मारते हुए कहते हैं, ये डंजन तो बहुत ज्यादा कूल है। हंटर एसोसिएशन का मैनेजर भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और उन सबसे कहता है, चलो अच्छा है कि तुम दोनों ने मिलकर उस तोत को मार दिया है। डंजन का एक बॉस मर चुका है, अब हमें बाकी के सारे बॉसेस के बारे में सोचना है कि उनको कैसे मारना है। लेकिन उससे पहले हम सभी काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, हम सबको रिकवर करने के लिए फर्नांडो ओएसिस जाना पड़ेगा। मैनेजर उन सबसे कहता है, हम सब लोग जल्दी से जल्दी फर्नांडो ओएसिस पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि एसोसिएशन वाले हमारे लिए हेल्प भेजेंगे, अगर वो लोग हेल्प भेजेंगे तो वो सारे लोग वहीं पर मिलेंगे। जब तक एसोसिएशन वाले हमारे लिए कोई मदद नहीं भेजते हम सब लोग फर्नांडो में जाकर रह सकते हैं। लेकिन फर्नांडो ओएसिस तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस पायरामिड तक जाना है जिसके अंदर से वो लाइट निकल रही है। जैसे ही हम लोग उस लाइट में जाकर पहुंचेंगे वो एक पोर्टल है, वो हमें उस जगह पर पहुंचा देगा जहाँ हमें जाना है। साथ ही नेक्स्ट सीन स्काई टावर का दिखाया जाता है, जहाँ पर रैन के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुम स्काई टावर के 50 लेवल तक पहुंच चुके हो। और यहाँ पर उसे 3 ऑप्शन में से चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। इसका सबसे पहला ऑप्शन होता है अपने आर्मर को 20% तक इंक्रीज करना, दूसरा ऑप्शन होता है अपनी हेल्थ को 60% तक इंक्रीज करना और तीसरा ऑप्शन होता है अपने माना को बढ़ाना। रैन कहता है, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे इन तीनों में से किस चीज को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मैं तीनों में से सिर्फ एक ही को सिलेक्ट कर सकता हूँ। रैन कहता है, जैसे ही मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहा हूँ तो सारे फ्लोर सिटीज की तरह के मॉडल के बने हुए हैं, जैसे कि ये भी एक शहर है। रैन कहता है, अब पता नहीं यहाँ का बॉस कैसा होगा, वो भी एक नॉर्मल डंजन के जैसा एक मॉन्स्टर होगा या फिर फर्स्ट 10th लेवल की तरह का एक बोलने वाला मॉन्स्टर होगा। रैन कहता है, चलो इसे छोड़ो अभी के लिए, जो भी मॉन्स्टर होगा मैं उससे फाइट कर लूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने रिवार्ड को सिलेक्ट करना है। रैन कहता है, अब जबकि इस फ्लोर का रैंक काफी ज्यादा हाई है, मुझे लगता है कि यहाँ का मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा हाई पावर का होगा, इसलिए मुझे अपने माना को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि मेरे माना की पावर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। रैन अपने माना को रिकवर करने के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है। रैन कहता है, जब से मैंने 10वें फ्लोर को पार किया है उसके बाद से कोई भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं मिला जो मुझसे बात कर सके। मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, बहुत सारे बॉसेस को मारा है, लेकिन वो सारे ही किसी न किसी किस्म के मॉन्स्टर्स थे, वो बात नहीं कर सकते थे और उनके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं थी। ज़ूफेन कहता है, यहाँ पर बहुत सारे फ्लोर्स ऐसे थे जहाँ पर बहुत सारे इंसान भी थे, यानी कि इंसानों के कंकाल थे जो मेरे साथ फाइट कर रहे थे, बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह। स्काई टावर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, आखिर यहाँ पर इंसानों का क्या काम है, इंसान हमारे साथ फाइट क्यों कर रहे हैं। और साथ ही रैन के सामने एक रेड कलर की फॉर्मेशन ओपन होती है, एक पोर्टल होता है जिसके अंदर से उस बॉस ने निकलना है। रैन कहता है, तो यहाँ पर बॉस अपीयर होने वाला है, इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा ठीक है, लगता है कि ये बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। थोड़ी देर के बाद उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बॉस बाहर निकलता है। रैन कहता है, मुझे तो ये बिल्कुल एक स्केलेटन बॉस की तरह का लगता है, ये भी एक कोई डीमन मॉन्स्टर होगा। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है वो बॉस कहता है, मैं कितने ही सालों से यहाँ पर इंतजार कर रहा था, अब मुझे दोबारा एक मौका मिला है फाइट करने का। रैन से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, एक तो ये बॉस 50th लेवल का है और ऊपर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही ये बोल भी सकता है, मेरी तो वाट लग गई है। रैन उस बॉस से कहता है, क्या तुम एक इंसान हो या फिर एक डीमन हो, और तुमने कहा कि तुम यहाँ पर सालों से इंतजार कर रहे हो, इस बात का क्या मतलब है। वो बॉस रैन से कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक इंसान हूँ या फिर डीमन हूँ, मैं पिछले कई हजार सालों से यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ ताकि कोई यहाँ पर आए और मेरे साथ फाइट करे। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ तक पहुँच पाते हैं और मेरे साथ फाइट कर सकते हैं। आज तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मेरी पूरी की पूरी बॉडी में एक नई एनर्जी आ गई है क्योंकि मैं फाइट करने वाला हूँ। रैन उसकी तरफ देखता और कहता है, ये तो बिल्कुल 10वें फ्लोर के बॉस की तरह का है, वो भी इसी की तरह सोच रहा था, यानी कि उसे भी सिर्फ फाइट करना थी। इन बॉस को देखकर तो लगता है जैसे इनका ब्रेन वॉश किया गया है, इन्हें यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद के लिए रखा गया है ताकि ये यहाँ पर आने वाले किसी भी बंदे के साथ फाइट कर सके। इनको फाइटिंग के अलावा बाकी सब कुछ बुला दिया गया है, इन्हें सिर्फ एक ही बात का पता है कि फाइटिंग करनी है। और साथ ही वो बॉस भी अपने पास से अपनी तलवार को निकाल लेता है और चिल्लाते हुए रैन से कहता है, चलो फाइट करते हैं, चलो जल्दी करो, फाइट करें। रैन से कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है, चलो फाइट करते हैं। बॉस जल्दी से एक जबरदस्त चीख मारता है और साथ ही उसकी बॉडी से उसकी एनर्जी रिलीज होती है
और वो बड़ी स्पीड के साथ रैन के पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक करता है। रैन उसके अटैक की वजह से पीछे की तरफ धकेला जाता है। रैन कहता है ये वाला बॉस तो 10वें फ्लोर के बॉस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रैन कहता है अब मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है कि 50th फ्लोर तो काफी ज्यादा मुश्किल है। क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? क्या मुझे अभी वापस चले जाना चाहिए? क्या 50 फ्लोर ही मेरी लिमिट है? क्या मैं इससे आगे नहीं जा सकता? वो बॉस वहीं से खड़े खड़े अपनी तलवार की स्लैश लगाता है, लेकिन रैन भी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसी वक्त बॉस उसे कहता है चलो फिर रियल फाइटिंग स्टार्ट करते हैं। बॉस बड़ी स्पीड के साथ रैन के पास से गुजर जाता है अपनी तलवार को यूज करते हुए। उसी वक्त रैन को दिखाते हैं कि उसकी बॉडी को एक बड़ा सा कट लगता है। रैन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बॉस उसे कहता है बस यहीं पर रुक जाओ, तुम इससे आगे के फ्लोर पर नहीं जा पाओगे, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, तुम तो मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम आगे के फ्लोर पर जा सको। रैन बहुत ज्यादा बुरी हालत में वहीं पर पड़ा होता है, उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। बॉस उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि बाकी के 49 फ्लोर्स की तरह मैं भी बहुत ज्यादा वीक हूँ? लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है। लेकिन रैन भी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी जश्न मना रहे हो, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। हाँ ये बात ठीक है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं भी इसी बारे में सोच रहा था कि गिव अप कर देता हूँ और यहीं से वापस चला जाता हूँ कि यही मेरी लिमिट है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें हराना ही पड़ेगा। रैन जख्मी हालत में उठकर खड़ा हो जाता है। बॉस उसे कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग फाइट करते हैं, मैं तब तक तुम्हें मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। साथ ही बॉस अपनी एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है। उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्टल्स ओपन होते हैं। उसकी स्पेशल स्किल का नाम असुरा फील्ड होता है। बॉस उसे कहता है अब अगर तुम गिव अप भी करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है कि तुम्हारे पास बचने का कोई चांस नहीं रहा। शुरा फील्ड्स के पोर्टल्स के अंदर से बहुत सारी तलवारें निकलती हैं और वो सारी तलवारें रैन की तरफ आगे की तरफ जाती हैं, रैन पर अटैक करने के लिए। बॉस उसे कहता है चलो फिर देखो, अब मैं तुम्हें अपनी स्पेशल स्किल की पावर दिखाता हूँ। जबकि रैन भी अपने फैंटम स्किल को एक्टिवेट करता है और बॉस से कहता है लगता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं इतना भी ज्यादा वीक नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ लिया है। जैसे ही रैन अपने फैंटम स्किल को एक्टिवेट करता है वो सारी की सारी तलवारें उसकी बॉडी के आर पार हो जाती हैं क्योंकि अब वो गोस्ट मोड में चला गया है। रैन कहता है हालांकि तुम्हारा लेवल मुझसे काफी ज्यादा हायर है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने दे सकता सिर्फ इसी वजह से कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। मुझे तुम पर अटैक करना होगा ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं। बॉस भी उसके फैंटम स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसका ये स्पेल तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसकी वजह से मेरी कोई भी तलवार इसके ऊपर डैमेज नहीं कर पा रही। रैन बड़ी ही स्पीड के साथ बॉस के पीछे चला जाता है और पीछे वाली साइड से अपने ब्लेड को घुमाते हुए इसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है अगर मैं तुम्हारी वजह से यहीं पर रुक जाता हूँ तो फिर मुझे एक हंटर बनने का हक नहीं है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे तुम्हें यहीं पर मारना होगा और उसके बाद मैं आगे के फ्लोर्स को भी क्लियर करूंगा। रैन के अटैक की वजह से बॉस पर स्लैश लगती है जिसकी वजह से बॉस काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। गिरने के बाद बॉस फिर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है चलो भी ठीक है, मुझे अपनी असली पावर दिखाओ। रैन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग फाइट टू डेथ करते हैं। रैन अपने ब्लेड्स को लेकर जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है उसी वक्त दिखाते हैं बॉस की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और रैन ऊपर की तरफ उछल जाता है और साथ ही रैन का फैंटम इफेक्ट भी कैंसिल हो जाता है। रैन भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरा फैंटम इफेक्ट कैसे खत्म हो गया। यहीं पर बॉस की तरफ दिखाते हैं बॉस ने अपने एक और स्पेशल स्किल को एक्टिवेट किया होता है। उसके पास एक ऐसा स्पेशल स्किल होता है जिसकी मदद से वो किसी भी दूसरे अपोनेंट के स्पेशल स्किल को कैंसिल कर सकता है। जैसे कि रैन के फैंटम को उसके सर के ऊपर बहुत सारी आंखें निकल आती हैं। बॉस के स्पेशल स्किल को द आईज ऑफ मैजिक कहा जाता है। उसके सर पर जैसे ही आंखें निकलती हैं उसके सामने चाहे कोई भी अपोनेंट है उसके पास अगर कोई भी इफेक्ट उसने एक्टिवेट किया हुआ है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। रैन भी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है बॉस के स्पेशल स्किल के सामने मैं कोई भी अपना स्पेल यूज नहीं कर पा रहा, ना तो मैं हीलिंग एबिलिटीज को यूज कर पा रहा हूँ और ना ही मैं अपने फैंटम स्किल को यूज कर पा रहा हूँ। बॉस भी उसे कहता है तुम्हारी वजह से मुझे आईज ऑफ मैजिक को यूज करना पड़ा, आज तक किसी के सामने मुझे इसे यूज नहीं करना पड़ा, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। जबकि मैंने अपने स्पेशल स्किल को एक्टिवेट कर दिया है और वो फिर से अपनी शूरा फील्ड को एक्टिवेट करता है और बहुत सारी तलवारें निकाल लेता है। अब क्योंकि रैन के पास फैंटम इफेक्ट नहीं है वो सारी की सारी तलवारें रैन की तरफ ऊपर की तरफ जाती हैं। रैन कहता है मुझे यहाँ पर नहीं मरना, अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। रैन उसकी तलवारों के बीच में से होता हुआ बड़े ही जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे रैन अपने दोनों डैगर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी फील्ड बनती है। नेक्स्ट सीन में रैन को दिखाते हैं रैन और वो दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े होते हैं। रैन बहुत ज्यादा जख्मी होता है, रैन की शर्ट भी फट चुकी है और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ब्लड लगा हुआ है। रैन उस बॉस से कहता है तुम यहाँ पर चाहे जितनी बार मर्जी मर जाओ तुम फिर भी रीसेट हो जाओगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, अब चुपचाप मर जाओ और अपनी हार मान लो। और साथ ही दिखाते हैं रैन के अटैक की वजह से बॉस का सर कट जाता है और साथ ही बॉस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रैन ने इस बॉस को हरा दिया है। मरने से पहले बॉस से कहता है मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्लरी हैं, मुझे कुछ भी ठीक तरह से याद नहीं। मुझे कहा गया था कि इस जगह की रक्षा करनी है, मैं कब से यहीं पर हूँ। और वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर पानी होता है, ग्राउंड के ऊपर उस पानी के अंदर उस बॉस की रियल बॉडी को दिखाते हैं कि कभी वो भी इंसान हुआ करता था और साथ ही वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कंग्रेचुलेशन, तुमने बॉस को हरा दिया है। रैन कहता है ये टावर तो टावर ऑफ सीक्रेट है, यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। रैन कहता है पता नहीं मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया है इन सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए, या तो वो लोग चाहते हैं कि मैं इन सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करके बेहतर बन जाऊं, लेकिन जितने मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ मेरे जहन में उतने ज्यादा सवाल बढ़ते जाते हैं। रैन कहता है चलो खैर मुझे भी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जितनी मेरे पास स्ट्रेंथ है मुझे नहीं लगता कि मैं 60th फ्लोर के बॉस को हरा सकता हूँ। रैन जल्दी से अपने सिस्टम में जाता है और डंजन से बाहर जाने के ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। रैन कहता है अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मुझे इस टावर के सीक्रेट्स के बारे में जानना है, इस टावर के अंदर ऐसे कौन से राज छुपे हुए हैं।
हैं। फिर रैन वहाँ से गायब होकर वापस उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर डोरिस है। डोरिस उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ब्रदर तुमने तो बहुत ही अच्छा किया। हालांकि स्काई टावर में जो तुम्हारा पहली बार है, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर आकर 50 फ्लोर तक सारे फ्लोर्स को क्लियर किया है। रैन जैसे वहाँ से वापस आता है तो रैन की पूरी बॉडी फिर से नॉर्मल हो चुकी होती है। डोरिस से पूछता है, ये क्या हुआ? मेरी पूरी बॉडी पर बहुत सारे कट लगे हुए थे, लेकिन ये ठीक कैसे हो गई? डोरिस उसे कहती है, क्योंकि तुमने 50 लेवल तक सब लेवल्स को क्लियर किया है, इसी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिली है। यहाँ पर आने पर तुम्हारी बॉडी को फिर से हील कर दिया गया है। हमारा जो स्पेशल स्काई टावर और इसका इवोल्यूशन मोड, ये तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए होता है। वहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी होता है, यानी कि जितने भी कट्स वगैरह लगते हैं, वो बाहर आने पर तुम्हारे एक्सपीरियंस में चेंज हो जाते हैं और उसी के साथ ही तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है और तुम्हारी हेल्थ रिकवर हो जाती है। अब जबकि तुम वापस आ चुके हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे रिवार्ड्स को कलेक्ट करती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि तुमने टावर के अंदर क्या कुछ हासिल किया है। रैन अपने पास से 4-5 एबिलिटीज निकालती है और कहती है, तुमने यहाँ पर जितने भी फ्लोर्स को क्लियर किया है, उनके मुताबिक तुम्हें 350 के एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और इसके साथ साथ तुम्हें 5 बॉसेस को मारने पर 5 स्पेशल स्किल्स भी मिले हैं। ये 5 स्किल्स तुम अपने ब्लेड पर यूज कर सकते हो। रैन डोरिस से कहता है, मेरे जहन में अभी एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। रैन कहता है, मैंने यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा है, वो सारे मॉन्स्टर्स अपने पीछे कुछ न कुछ छोड़कर जाते हैं। वो कुछ ऐसा होता है जो कि मैं अपने ब्लेड के साथ फ्यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई, तुम और इस जगह पर बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। आखिर स्काई टावर है क्या? इसे किसने बनाया है? डोरिस उसे कहती है, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हूँ, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है जो भी मुझे बताया जाता है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस टावर के राज क्या हैं। और साथ ही वो उसे कहती है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जब तुम यहाँ पर आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी से वापस आना ताकि तुम यहाँ पर आकर और भी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल कर सको। और साथ ही डोरिस वहाँ से चली जाती है और वो रैन को भी उस टावर से बाहर भेज देती है। रैन जब उस टावर से बाहर निकलता है तो वो हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में होता है, यानी कि वो 3rd फ्लोर पर होता है जहाँ पर मिस्टर ट्रेडर ने उसे बताया था कि इसका पोर्टल है। रैन 3rd फ्लोर पर निकलता है और फिर लिफ्ट में खड़ा होकर नीचे आ जाता है। रैन सोच रहा होता है, ये स्काई टावर और हंटर एसोसिएशन वाले ये कोई ना कोई राज छुपा रहे हैं। अगली बार जब मैं स्काई टावर में जाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि 75th फ्लोर तक सब कुछ क्लियर करूं। मुझे लगता है कि मेरे ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन का ताल्लुक मेरी मॉम की मौत के साथ है। रैन अपने पास से उन सारे स्पेशल स्किल्स को निकालता है जो कि उसे बॉस को मारने पर मिले हैं। रैन कहता है, एक बार मैं घर चला जाऊं, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं इनको चेक करूंगा कि मुझे कौन कौन से स्पेशल स्किल मिले हैं। जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और रैन बाहर निकलता है, सामने एक बंदा खड़ा होता है। ये वही आर्किटेक्ट है जो कि फ्लेम ड्रैगन गिल्ड का वहाँ पर बैठा इंतजार कर रहा था। वो रैन का इंतजार कर रहा था। वो उसे कहता है, ग्रीटिंग्स, मैं तुम्हारा कब से यहाँ पर इंतजार कर रहा था, क्या तुम्हारा ही नाम जेंग रैन है? रैन उसे कहता है, हाँ मेरा नाम रैन है। वो बंदा उसे कहता है, मैं सीज एंड गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। रैन उसे वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो एक और आर्किटेक्ट है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे कैसे पता कि मैं यहाँ पर निकलने वाला हूँ?